हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज़ लव बब्बर एंड फाइनली आप पहुंच चुके हैं जावा डीएसए सीरीज़ के लेक्चर नंबर 23 पर। और आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। आज से लेकर नेक्स्ट 3 लेक्चर जो आपके होने वाले हैं, उसमें कलेक्शन फ्रेमवर्क को बिल्कुल स्क्रैच लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हम कंप्लीट कर देंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंटेनर्स, एल्गोरिदम्स, मेथड्स, कंपैरेटर्स, हर इंपॉर्टेंट चीज़ रिलेटेड टू कलेक्शन फ्रेमवर्क आप समझने वाले हैं इन 3 लेक्चर्स के अंदर। सो फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं हमारे एक्चुअल कंटेंट के साथ। लेट्स गो। हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर और आज इस लेक्चर के अंदर आप पढ़ने वाले हैं जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। कलेक्शन फ्रेमवर्क होता क्या है, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स इसके अंदर हैं, कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आइटरेटर्स क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें विद टाइम हम इस मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हमने पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क को 2 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से सबसे पहली मॉड्यूल आज हम समाप्त करने वाले हैं इस लेक्चर के द्वारा। तो अगर आपने C++ पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा वहाँ पर भी एक STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी करके चीज़ होती है। सेम उसी प्रकार से जावा में भी एक कलेक्शन फ्रेमवर्क ऐसा इंटरफेस होता है जिसके अंदर बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स, बहुत सारी यूटिलिटीज़ आपको पहले से प्रोवाइड की गई होती है कि यार खुद से आप स्क्रैच से कोड मत करो, ये चीज़ें ऑलरेडी आपको गिवन है तो इनको यूटिलाइज कर लो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, समझते हैं कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क चीज़ क्या है। ठीक है, अभी तक आप पढ़ चुके हैं जावा कुछ बेसिक सिंटैक्स के बारे में, बहुत सारे रूल्स आपको समझ में आ चुके हैं, आप जानते हैं वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, कंडीशनल्स क्या होते हैं, लूप्स कैसे काम कर रहे होते हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं जावा के अंदर। तो यहाँ पर आप जावा के कलेक्शन फ्रेमवर्क को आज समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला सवाल मन में आता है कि व्हाट इज जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। जावा समझ में आता है भैया, हमने पढ़ लिया, अभी तक हमने बहुत चीज़ें पढ़ ली जावा के बारे में, ऊप्स कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। ये कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है? मैंने कहा जो आप पूरा का पूरा इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपका जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क कहलाता है। इस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे इंटरफेसेस आप देख पा रहे हैं। एक इंटरफेस आपको यहाँ नज़र आ रहा है, एक यहाँ नज़र आ रहा है, एक यहाँ नज़र आ रहा है, ऐसे बहुत सारे इंटरफेस आपको नज़र आ रहे हैं। और इन इंटरफेसेस के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ ऐसे डिक्लेयर की गई है जिनके यूटिलाइजेशन हम करने वाले हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो भी समझेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हमने स्टैक की बात कर ली, ठीक है, जैसे हमने क्यू की बात कर ली, हमने सेट की बात कर ली, हमने मैप की बात कर ली, तो बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ पर जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड की गई होती है। इन केस आप अपने डेटा को एक लीफ ऑर्डर में स्टोर करना चाहें या फीफो ऑर्डरिंग के अंदर स्टोर करना चाहें या किसी भी XYZ तरीके से स्टोर करना चाहें, किसी भी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर वाले तरीके से, तो आप यहाँ पर जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लेट से लिस्ट बनाना चाहें तो वो यहाँ पर पॉसिबल। आप यहाँ पे डबल क्यू बनाना चाहें वो यहाँ पर पॉसिबल। आप यहाँ पे एक हैश सेट बनाना चाहें वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक ऐसा इंटरफेस है, जस्ट एक ऐसा टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर्स की इंप्लीमेंटेशन को यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, जो भी आपका डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है, चाहे वो लिंक लिस्ट हो गई या वो एरेज हो गया या वो स्टैक्स हो गया, क्यूज हो गया, तो उनकी इंप्लीमेंटेशन, उनकी कंक्रीट क्लासेस आपको इस कलेक्शन फ्रेमवर्क में देखने को मिल जाती है। और उन क्लासेस को यूज़ करके आप उनके बिहेवियर को रेप्लिकेट कर सकते हैं वाया कोड। ये बात समझ में आती है? दोबारा रिपीट करता हूँ। हमने कहा जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंटरफेस है जो कि आपको प्रोवाइड करता है implementations of various data structures like linked list, like arrays, like stacks, like queues, like set, like maps, and आप उन implementations को use कर सकते हैं अपने कोड में टू रेप्लिकेट द बिहेवियर ऑफ दोज पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर्स। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, पूरा समझ में नहीं आ रहा भैया, पर अभी आगे जाएंगे तो समझ में आने लग जाएगा। तो समझ में क्या आया? सबसे ऊपर टॉप लेवल पे हमारे पास एक कलेक्शन इंटरफेस प्रेजेंट है, उसके अंदर मेरे पास एक लिस्ट इंटरफेस प्रेजेंट है। लिस्ट के अंदर भी अगेन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे पास बहुत सारी कंक्रीट क्लासेस होती हैं जो कि इस लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही होगी। यहाँ पर सेट प्रेजेंट है, क्यू है, मैप है, आइटरेटर, बहुत सारी चीज़ें हैं। वन बाय वन देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। अभी तक ये समझ में आया कि ऐसा इंटरफेस है जो हमें बहुत सारी यूटिलिटीज प्रोवाइड करता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ साफ साफ पता लगा इस कलेक्शन इंटरफेस की अगर बात करूँ तो ये एक रूट इंटरफेस है कि सबसे ऊपर यही लाई कर रहा है, इससे ऊपर हायरार्की में और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि कलेक्शन इंटरफेस के अंदर बहुत सारे और इंटरफेस मुझे नजर आ रहे हैं। लिस्ट का इंटरफेस नजर आ रहा है, एक सेट का इंटरफेस नजर आ रहा है, एक क्यू का इंटरफेस नजर आ रहा है। तो ये और हायरार्की वाइज मैं चीज़ें देख पा रहा हूँ कि एक इंटरफेस के सब इंटरफेसेस कौन कौन है और कैसे वो अरेंज्ड है हायरार्की के अंदर। ठीक है, अब
अगेन जैसे मैंने एक पर्टिकुलर हायरार्की की बात करूं कि मेरे पास यहाँ पर एक कलेक्शन का इंटरफेस है और कलेक्शन के इंटरफेस के नीचे मेरे पास एक लिस्ट का इंटरफेस है। ऑलरेडी मैं जानता हूँ कि कोई भी इंटरफेस है तो मैं डायरेक्टली उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि उसके सारे के सारे मेथड को इंप्लीमेंट करती होगी, कंक्रीट क्लास होनी चाहिए वो, और उस कंक्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट को मैं क्रिएट कर सकता हूं। तो लेट से मैंने यहाँ पर एक क्लास की बात कर ली जिसका नाम है एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट कहीं ना कहीं इस लिस्ट वाले इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, इसके सारे मेथड को इंप्लीमेंट कर रहा है, और मैं इस एरे लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूं। आई कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट वाला इंटरफेस, कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन वाला इंटरफेस, बट कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ एरे लिस्ट टाइप। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कॉमन मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं कि यार कलेक्शन इंटरफेस के अंदर जितने भी मेरे पास क्लासेस आपको नज़र आ रही है, उन सारी क्लासेस के अंदर, उन सारे कलेक्शंस के अंदर आप ये सारे के सारे मेथड एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सभी में आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐड ऑल, रिमूव ऑल, क्लियर, साइज, ये सारे मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी समझ में आना शुरू होगा, थोड़ा थ्योरेटिकल चल रहा है, जैसे ही हम कोड की दिशा में जाएंगे सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये बात समझ में आती है। तो यहाँ पर हम जावा लिस्ट इंटरफेस की तरफ आए। अगेन लिस्ट एक इंटरफेस है, तो मैं फिर से यहाँ पर लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व भी करने जाएंगे तो भले ही यहाँ पर मैंने रेफरेंस जो है वो लिस्ट टाइप का बनाया है, पर इंप्लीमेंटेशन मैंने किस टाइप की करी है, एरे लिस्ट टाइप की करी है, क्योंकि एरे लिस्ट एक कंक्रीट क्लास है और लिस्ट एक इंटरफेस है, ठीक है। मैं यहाँ पर एरे लिस्ट की जगह लिस्ट नहीं लिख सकता था, वो पॉसिबल नहीं होता, वहाँ पर ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट नहीं कर पाता क्योंकि लिस्ट एक इंटरफेस है। ये बात समझ में आती है। तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साफ साफ नजर आता है कि लिस्ट एक ऐसा इंटरफेस है और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे पास एरे लिस्ट एक कंक्रीट क्लास है, लिंक लिस्ट एक कंक्रीट क्लास है, स्टैक एक कंक्रीट क्लास है, वेक्टर एक कंक्रीट क्लास है। तो इन सभी के बारे में, चारों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस किस का क्या तात्पर्य है, किस किस के कौन कौन से पर्टिकुलर मेथड्स हैं। अभी हमने ये सीख लिया कि भाई कलेक्शन के ये सारे मेथड कॉमन हैं, तो जो भी कलेक्शन के नीचे आएंगे, जो भी इसको इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, एक्सटेंड कर रहे होंगे, उनके अंदर सभी के अंदर आपको ये मेथड देखने को मिलने वाले हैं। और लिस्ट इंटरफेस की बात करें तो लिस्ट स्पेसिफिक मेथड आपको यहाँ पर नजर आ गया कि भाई ये सारे के सारे मेथड मेरे लिस्ट इंटरफेस के अंडर जो भी क्लासेस आ रही हैं, चारों के चारों इन चारों में प्रेजेंट होने वाले हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अभी कोड में जैसे ही आऊँगा सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करना। हर एक मेथड पकड़ के इंप्लीमेंट करने वाले हैं, रन करके दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। एरे लिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। अभी तक हम जावा में क्या पढ़ चुके हैं पुराने लेक्चर्स के अंदर कि भाई जावा में एरेज किस प्रकार बनाते हैं वो हमें आता है। कि मैं गया यहाँ पर, मैंने बोला जी ये मेरा एक एरे क्रिएट कर दो, एक एरे मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। पर एक फिक्स साइज का एरे हम बनाते थे कि यार ये मैंने 10 साइज़ का बना दिया, ये मैंने 20 साइज़ का बना दिया, मैंने 50 साइज़ का बना दिया। एक बहुत ही मेमोरी एफिशिएंट या परफॉर्मेंस एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर एरे लिस्ट की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, जो कि डायनामिक इन नेचर है। ये अपने आप अपने साइज़ को ग्रो कर सकता है। लेट्स से कि आपने इसको 75%, 80%, 85% यूटिलाइजेशन कर दिया स्पेस का। आपके पास यहाँ पर लेट्स से 1 2 3 4 5 6 डब्बे थे, आपने यहाँ पर कोई वैल्यू इंसर्ट कर दी, यहाँ पर कोई वैल्यू इंसर्ट कर दी, यहाँ पर कोई वैल्यू इंसर्ट कर दी, यहाँ पर कोई वैल्यू इंसर्ट कर दी। तो एरे लिस्ट को पता लग गया कि यार मैं फुल होने वाला हूँ, तो इसने डायनामिकली अपने साइज को इंक्रीज कर लिया। तो इसने यहाँ पर और डब्बे ऐड कर लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं और ज़्यादा थ्योरी नहीं खेलूंगा आपके साथ, फटाफट आपको कोड विंडो पर लेके चलता हूँ और वहाँ पे फटाफट से आपका पहला कलेक्शन क्रिएट करते हैं। तो हमने बोला कि भैया ने जस्ट अभी बताया था कि लिस्ट की बात कर लूँ मैं या फिर मैं कलेक्शन की बात कर लूँ, दोनों ही क्या हैं, दोनों ही मेरे इंटरफेसेस हैं। तो इंटरफेसेस भाई इनका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन तो लिखा नहीं हुआ है, तो इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एरे लिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैंने बोला एरे लिस्ट मेरे पास एक क्लास है जो कि भैया ने कहा था कि कंक्रीट क्लास है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना मेरे पास आना है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया न्यू कीवर्ड का यूज़ करके कि न्यू एरे लिस्ट, और मैंने एक न्यू एरे लिस्ट क्रिएट कर ली। अगेन अब इसका रेफरेंस किस टाइप का हो सकता है, अगेन मैं चाहूँ तो एरे लिस्ट टाइप का ही रेफरेंस भी रख सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इसका जो भी पेरेंट क्लासेज हैं, चाहे वो लिस्ट हो चाहे वो कलेक्शन हो, उनके टाइप का रेफरेंस भी रख सकता हूँ। तो मैं चाहूँ यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूँ कि एरे लिस्ट, यहाँ पे कीबोर्ड थोड़ा सा नया है मेरा, पहली बार यूज़ कर रहा हूँ तो हाथ सेट नहीं है, ठीक है, उसमें जज मत करना भाई। एरे लिस्ट, और मैंने बोला इंटीजर्स की मेरे पास एक एरे लिस्ट है और इसका नाम मैंने AR रख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं चाहूँ तो ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ, कोई भी इशू नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर नॉर्मल लिस्ट भी लिख सकता था, वो भी चल जाएगा, ठीक है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। और मैं चाहूँ तो यहाँ पर इन सब का पेरेंट रूट एलिमेंट जो है, जो कि था कलेक्शन, वो भी लिख सकता हूँ, उससे भी चल जाएगा, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है।
तो इन तीनों ही तरीके से आप चाहें तो लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। पहले तरीके में जाएंगे तो आपका इम्प्लीमेंटेशन एरे लिस्ट टाइप का है और रेफरेंस भी एरे लिस्ट टाइप का है। दूसरे तरीके में जाएंगे तो इम्प्लीमेंटेशन एरे लिस्ट टाइप का है, रेफरेंस लिस्ट टाइप का है। तीसरे में जाएंगे तो इम्प्लीमेंटेशन एरे लिस्ट टाइप का है। इम्प्लीमेंटेशन हमेशा कॉन्क्रीट क्लास के अकॉर्डिंगली आप सेट करने वाले हैं, और रेफरेंस कलेक्शन टाइप का है। यहाँ पे लिस्ट एक कंक्रीट क्लास है, लिस्ट एक इंटरफेस है, और कलेक्शन भी एक इंटरफेस है। तो आप तीनों में जो भी तरीके से क्रिएट करना चाहें उससे क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे भैया ने कहा था, भैया ने एक चीज़ दिखाई थी कि कुछ कॉमन मेथड हैं जो हर कलेक्शन के अंदर प्रेजेंट हैं। कौन से कॉमन मेथड थे? ये थे भैया, ऐड करना, रिमूव करना, ऐड ऑल करना, रिमूव ऑल करना। ये पर रन करके दिखाओ। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट प्रेजेंट है जिसका नाम मैंने ARR रखा हुआ है। इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैंने लिस्ट रख दिया, और मैंने बोला मैं लिस्ट में कुछ ऐड करना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैंने बोला लिस्ट में मैंने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? 10 ऐड कर दिया। बहुत बढ़िया। तो इससे क्या हुआ, लिस्ट के एंड पे एक 10 एलिमेंट ऐड हो गया। अब लेट से मैं यहाँ पे आके बोलूँ यार मुझे 20 भी ऐड करना है, तो 10 के जस्ट बाद आपका 20 भी ऐड हो गया। लेट्स से मैंने बोला कि मुझे 30 भी ऐड करना है, तो 20 के जस्ट बाद 30 ऐड हो गया। भैया जस्ट बाद का क्या मतलब है, देखो समझ में आएगा अभी। अगर मैं यहाँ पर जाकर इसको प्रिंट करवा दूँ तो तुम देख पाओगे कि एरे के अंदर क्या हुआ है। तो जो एरे लिस्ट आपने क्रिएट करी है, इसमें आपने 10 इंसर्ट किया, 20 इंसर्ट किया, 30 इंसर्ट किया, और आप इसको प्रिंट करवा रहे हैं। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। 10, 20, 30 हमने इंसर्ट किया हुआ, देखते हैं क्या होता है। 10, 20, 30, बहुत बढ़िया। अब लेट से यहाँ पर मैं आके बोल दूँ कि मेरे को लिस्ट के अंदर जो है 40 इंसर्ट करना है, ठीक है। और 40 इंसर्ट करने के बाद मैंने कह दिया कि लिस्ट को प्रिंट करो, तो क्या होगा? तो इससे भैया 10, 20, 30, 40 प्रिंट हो जाना चाहिए। क्या प्रिंट हो रहा है? बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से आपका ऐड काम कर रहा होता है। लेट्स से अब मैं यहाँ पे आऊँ और मैं बोल दूँ कि लिस्ट डॉट रिमूव, ये इंडेक्स मांग रहा है कि कौन से एलिमेंट को आप रिमूव करवाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 4 एलिमेंट इंसर्ट कर चुका हूँ, ठीक है। मैं अब तक 4 एलिमेंट इंसर्ट कर चुका हूँ। तो अब तक क्या हुआ है एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये मेरा एरे है, ठीक है, और इस एरे के अंदर मैं अब तक 4 एलिमेंट इंसर्ट कर चुका हूँ, ठीक है। ऐसे करके ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है। मैंने बोला कि मैं यहाँ पे 10 रखता हूँ, 20 रखता हूँ, 30 रखता हूँ, 40 रखता हूँ। अब रिमूव वाला मेथड क्या कहता है कि आप मुझे बताओ किसे रिमूव करना चाहते हो। तो मैंने कहा कि यार 0 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है ना, इसे रिमूव कर दो। तो क्या बचेगा? 20, 30, 40 बचेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, मैं कोड पर चलता हूँ वापस। कोड पे जाके मैंने कह दिया कि यार 0 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है ना, उसे रिमूव कर दो। तो यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा तो 10 रिमूव हो जाना चाहिए। क्या 10 रिमूव हुआ? पता नहीं, प्रिंट करके देखते हैं। तो मैंने प्रिंट किया और यहाँ पर हमने इसको रन किया। क्या 10 रिमूव हुआ है? बहुत बढ़िया, 10 रिमूव हो गया। तो आपने रिमूव के बारे में सीखा कि इस पर काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास अगेन कुछ और फंक्शंस भी हैं। एक और, जब फंक्शन बोलता हूँ तो मेथड समझ लेना, ठीक है। ऐड ऑल नाम का फंक्शन या मेथड मेरे पास अवेलेबल, जो क्या कहता है कि लेट्स से मेरे पास यहाँ पर कोई और भी कलेक्शन प्रेजेंट है, कोई और भी डेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने इसका नाम दिया लिस्ट 2। तो लिस्ट 2 को मैंने इंप्लीमेंट कर दिया और मैंने कहा लिस्ट 2 के अंदर मैंने इंसर्ट कर दिया, लिस्ट 2 में मैंने इंसर्ट कर दिया 101 और लिस्ट 2 में मैंने इंसर्ट कर दिया 102, ठीक है। थोड़ा सा हाथ तंग है इस कीबोर्ड पे, तो थोड़ा समय लगेगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक और लिस्ट 2 क्रिएट कर ली। अब मेरे पास एक ऐसा मेथड है जो कि एक कलेक्शन के अंदर दूसरे कलेक्शन के सारे एलिमेंट इंसर्ट कर देता है। तो जब मैं लिखता हूँ ऐड ऑल लिस्ट 2, तो इसका मतलब क्या है कि लिस्ट वाली एरे के अंदर आप लिस्ट 2 वाले एरे के सारे एलिमेंट पुश कर दो। लिस्ट में क्या प्रेजेंट है? 20, 30, 40। लिस्ट 2 में क्या प्रेजेंट है? 101 और 102। तो जब आप लिस्ट के अंदर 101 और 102 भी ऐड करना चाहते हैं तो लिस्ट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? 20, 30, 40 और 101, 102। 5 एलिमेंट टोटल आ जाने चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या लिस्ट के अंदर पाँचों के पाँचों एलिमेंट्स आ गए, येस और नो। चेक करते हैं फटाफट। बहुत बढ़िया, ये भी चल गया। या लेट से मेरा मन बना कि नहीं मुझे हटाना है, तो आपके पास एक मेथड और है जो कि कहता है लिस्ट डॉट रिमूव ऑल, कि मेरे को ये सारे रिमूव करने हैं। अब मेरे लिस्ट वाले एरे लिस्ट के अंदर 20, 30, 40, 100, 102 ये 5 एलिमेंट प्रेजेंट है। मैंने बोला इसमें से लिस्ट 2 के सारे एलिमेंट हटा दो। अब इसमें लिस्ट 2 के एलिमेंट हटाने हैं, तो लिस्ट 2 में क्या है? 101 और 102। मैंने बोला 5 भी रख लो, यहाँ 20 भी रख लो। लेट्स से यहाँ पे डॉट ऐड, आपने 20 भी ऐड कर लिया। तो ये 3 एलिमेंट आपके लिस्ट 2 में प्रेजेंट है, 101, 102 और 20, और आपने बोला इन तीनों को रिमूव कर दो लिस्ट में से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक बार प्रिंट करा के देख लेता हूँ।
तो आपने इसको प्रिंट कराया। आप बस ये चाहते हैं कि लिस्ट वाली एरे लिस्ट में से लिस्ट 2 वाले एलिमेंट रिमूव हो जाएं, तो आपने यहाँ पर लिस्ट में से रिमूव ऑल कर दिया लिस्ट 2। तो इस प्रकार से आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, आई थिंक कहीं पर हमने कोई गड़बड़ कर दी है। एक बार रन करते हैं दोबारा, एक बार रन करते हैं। लिस्ट में ऐड ऑल कर दिया ये, तो लिस्ट के अंदर आपने प्रिंट कर दिया। अगेन यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, यहाँ लिस्ट 2 आना था, वही मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। दोबारा चेक करते हैं। तो हमने ये बोला कि 101, 102 और 20 ये तीनों टाइप के एलिमेंट आप लिस्ट 1 में से रिमूव करवा दो। ऑब्जर्व करते हैं क्या हुआ। लिस्ट 1 में या लिस्ट में आपने 10, 20, 30 डाला हुआ था और 10 को आपने यहाँ से हटा दिया। 40 भी डाला हुआ, 10, 20, 30, 40 इंसर्ट किया हुआ, 10 को हटा दिया। तो यहाँ पर आपके पास 20, 30, 40 तीन एलिमेंट बचे हुए थे, ठीक है। फिर लिस्ट 2 क्रिएट करी, उसमें 3 एलिमेंट हैं, 101, 102 और 20 ये 3 एलिमेंट, ठीक है। आपने लिस्ट 1 में ये तीनों एलिमेंट इंसर्ट कर दिए, बहुत बढ़िया। तो आपको लिस्ट 1 में टोटल ये सारे के सारे एलिमेंट आ गए। फिर आपने लिस्ट 1 में से बोला कि 101, 102 और 20 ये तीनों टाइप के एलिमेंट को रिमूव कर दो। तो 101 हट गया, 102 हट गया, 20 हट गया और ये वाला 20 भी हट गया। तो बचा क्या 30 और 40। दैट्स वाई सिर्फ 30 और 40 ही बचा हुआ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि 2 एलिमेंट है, लेट्स से मैं चेक करना चाहता हूँ कि साइज क्या है लिस्ट का। तो आपके पास एक और मेथड अवेलेबल है जिसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई मैं लिस्ट का साइज प्रिंट करना चाहता हूं। तो इस केस में लिस्ट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आपका साइज में 2 प्रिंट होना चाहिए। चेक करते हैं, बहुत सही 2 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और चेक करते हैं और कौन कौन से फंक्शन हमें गिवन थे। ऐड देख लिया, साइज देख लिया, रिमूव देख लिया, ऐड देख लिया, रिमूव ऑल देख लिया, क्लियर। इससे मैं लिस्ट को पूरा साफ कर सकता हूँ। तो मैंने बोला मेरे पास यहाँ पर लिस्ट 2 थी, राइट। तो मैंने यहाँ पर प्रिंटिंग कर दी, मैंने बोला प्रिंटिंग लिस्ट 2 और मैंने बोल दिया कि लिस्ट 2 को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये लिस्ट 2 को हमने फटाफट से प्रिंट कर दिया और देखते हैं क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट है इसके अंदर। इसके अंदर 101, 102 और 20 प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला लिस्ट 2 डॉट क्लियर, लिस्ट 2 डॉट क्लियर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे अगर मैं अब जाके देखूं, पहले तो इसका साइज़ जो था वो 3 एलिमेंट थे, 3 साइज़ था। अगर अब मैं लिस्ट 2 का साइज़ निकालूंगा तो क्या आएगा, भैया आपने क्लियर कर दिया। क्लियर करने से सारे एलिमेंट रिमूव हो जाते हैं। तो लिस्ट 2 का साइज़ 0 आना चाहिए। लिस्ट 2 में यहाँ पर आपने प्रिंट किया था, आपके ये 3 एलिमेंट आए थे, पर आपने लिस्ट 2 को क्लियर कर दिया तो तीनों एलिमेंट रिमूव हो गए। तो साइज़ कितना बचा, 0 बचा। क्या 0 प्रिंट हो रहा है, क्या 0 प्रिंट हो रहा है, बहुत बढ़िया, ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। तो इतना कुछ आपने देख लिया। एक लास्ट मेथड आपका पेंडिंग है जो कि आइट्रेटर। तो आइट्रेटर क्या होता है पहले ये समझते हैं। मैंने कहा आइट्रेटर अगेन एक फैंसी चीज़ है। आप चाहें तो किसी भी कलेक्शन के ऊपर फोर लूप के द्वारा आइट्रेट कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार के लूप के द्वारा आइट्रेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इंडेक्सेस के द्वारा भी यहाँ पर एरे लिस्ट के ऊपर आइट्रेट कर सकते थे आप। पर आइट्रेटर हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड वे दे दिया, एक तरीके का स्टैंडर्ड वे दे दिया, एक तरीके का स्टैंडर्ड वे दे दिया जिसके द्वारा मैं सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स या सारे के सारे कलेक्शंस जो मुझे यहाँ पर जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर दिए हुए हैं उनके ऊपर ट्रैवल कर सकता हूँ। तो एक तरीके का मेरे पास जस्ट स्टैंडर्ड वे है जिसके द्वारा मैं किसी भी कलेक्शन के ऊपर ट्रैवर्स कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो अगर लेट से मुझे एरे लिस्ट के ऊपर ट्रैवर्स करना है तो मुझे एरे लिस्ट के आइट्रेटर की नीड पड़ेगी। मुझे लिंक लिस्ट के ऊपर ट्रैवल करना है तो मुझे लिंक लिस्ट के आइट्रेटर की नीड पड़ेगी। अगर मुझे स्टैक के ऊपर ट्रैवल करना है तो स्टैक के आइट्रेटर की नीड पड़ेगी। अगर मुझे वेक्टर के ऊपर ट्रैवल करना है तो मुझे वेक्टर के आइट्रेटर की नीड पड़ेगी। तो इन सभी के स्पेसिफिक टाइप ऑफ आइट्रेटर को क्रिएट करने के लिए हम ये आइट्रेटर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। कैसे, चलो दिखाता हूँ। तो मैं गया यहाँ पे, मैंने बोला मेरे पास जो है लिस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने बोला आई वॉन्ट टू ट्रैवर्स लिस्ट यूजिंग आइट्रेटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आइट्रेटर। अच्छा, किसके ऊपर आइट्रेट करना चाहते हैं, मैंने कहा मेरे लिस्ट के अंदर इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स के ऊपर मैं आइट्रेट करना चाहता हूँ, इंटीजर्स के ऊपर आइट्रेट करना चाहता हूँ। इसका नाम मैंने दिया आइट्रेटर, ठीक है। और आपने बोला कि मेरे पास ये लिस्ट है और इस लिस्ट के ऊपर मैंने आइट्रेटर क्रिएट कर लिया, बहुत बढ़िया। तो मैं इस लिस्ट को ट्रैवल करना चाहता था तो मैंने इस लिस्ट के ऊपर आइट्रेटर वाला मेथड लगा के एक आइट्रेटर क्रिएट करवा लिया। अब इस आइट्रेटर के द्वारा मैं इस लिस्ट के ऊपर ट्रैवल कर सकता हूँ। कैसे, तो मेरे आइट्रेटर के पास ना एक स्पेशल मेथड होता है यार, मेरे आइट्रेटर के पास एक स्पेशल मेथड होता है जिस मेथड का नाम होता है हैज़ नेक्स्ट, हैज़ नेक्स्ट, ठीक है।
तो हैज़ नेक्स्ट वाला मेथड दो काम करता है। पहला काम क्या करता है कि अगर आपकी लिस्ट में आगे कोई और एलिमेंट प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न कर देता है कि हाँ अभी आगे एलिमेंट प्रेजेंट है तो मैं आगे ट्रैवल कर सकता हूँ, और साथ ही साथ नेक्स्ट एलिमेंट पर चला भी जाता है, ये मूवमेंट कर देता है, नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव भी कर जाता है। अगर आगे एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा और उस पर मूव कर जाएगा। सिंपल सी बात है, मैं एरे के ऊपर खड़ा हूँ, वहाँ पे 10 20 30 40 ऐसे 4 नंबर है, मैं भी 10 के ऊपर खड़ा हूँ, मैंने सिंपल सी बात पूछी कि आगे नंबर है, हाँ भैया 20 है, 20 है तो ट्रू रिटर्न करो और 20 के ऊपर जाके बैठ जाओ। अब मैंने 20 पे खड़े होकर पूछा हैज़ नेक्स्ट, तो क्या आगे नंबर है, आपने बोला हाँ 30 है, तो ट्रू रिटर्न करो और 30 पे जाके बैठ जाओ। अब 30 पे आके मैंने बोला क्या आगे नंबर है, आपने बोला हाँ भैया 40 है, तो ट्रू रिटर्न करो और 40 पे जाके बैठ जाओ। ये काम करता है आपका हैज़ नेक्स्ट वाला मेथड, ठीक है। इसके द्वारा मैं चाहूँ तो किसी भी कलेक्शन को ऊपर आइटरेट कर सकता हूँ। सवाल है कैसे, मैंने कहा है ऐसे। तो एक वाइल लूप हमने लगाया, वाइल लूप हमने बोला कि जब तक मेरे आइटरेटर के पास अगला एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, जब तक मेरे आइटरेटर के पास अगला एलिमेंट प्रेजेंट है तब तक भैया आप आगे जाते जाएं, तब तक आप जाते जाएं आगे, सिंपल, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से आप आगे बढ़ते रहेंगे। पर मुझे एलिमेंट प्रिंट भी तो करना है, तो मैंने कहा ठीक है प्रिंट कराने का भी काम कर देते हैं। तो हमने बोला कि एलिमेंट प्रिंट करना है, तो मैंने बोला कि एलिमेंट प्रिंट करवाए थे। एलिमेंट कैसे प्रिंट करवाएंगे, मैंने कहा देखो ध्यान से। हम गए यहाँ पे और हमने बोला कि जो भी आइटरेटर के पास नेक्स्ट वाला एलिमेंट है, तो नेक्स्ट मेथड के द्वारा आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट से आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, बस खत्म। तो इस प्रकार आपने लूप लगाया और लूप में आपने सिंपल ये पूछा कि अगर आगे एलिमेंट है तो लूप चला दो, और अच्छा और आगे कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट के लिए आपने नेक्स्ट वाला मेथड लगा दिया, तो इससे आप रन कर पाएंगे। तो आपके लूप, आपके लिस्ट में 30 और 40 प्रेजेंट था, देखते हैं 30 और 40 प्रिंट कर पाए कि नहीं कर पाए, हम चेक करते हैं। बढ़िया, तो हमने 30 और 40 प्रिंट करवा लिया। तो ये आइटरेटर है आपके पास, जिससे आप इस प्रकार से क्रिएट करते हैं कि मैं इंटीजर्स को ऊपर आइटरेट करना चाहता हूँ और इस लिस्ट का आइटरेटर मुझे क्रिएट करना है। और आपने वाइल लूप लगाया जो कि इतना चेक करता है कि क्या आगे कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर हाँ प्रेजेंट है तो लूप के अंदर आ जाओ। लूप के अंदर आ गए, आपने बोला कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसे प्रिंट करवा दो। तो अगर स्पेसिफिक एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हो तो नेक्स्ट मेथड का यूज़ कर लेना, और लूप के लिए कोई कंडीशंस आप चाहते हो, ब्रेकिंग कंडीशन जिसके द्वारा आपका लूप चलता रहे स्पेसिफिक जगह पे आगे रुक जाए, तो हैज़ नेक्स्ट का आप यूज़ कर सकते हो। सेम अप्लाई करेगा आपके सारे के सारे कलेक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया, अभी तक हमने समझ लिया, वापस शुरू से आते हैं कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है। मैंने कहा एक प्रकार का इंटरफेस है जिसके अंदर आपको बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की इंप्लीमेंटेशन दी हुई है, और आप कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज़ करके उन सभी को कोड में रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब चाहे वो लिंक लिस्ट हो, चाहे एरे हो, चाहे क्यू हो, चाहे स्टैक हो, चाहे मैप हो, चाहे सेट हो, कुछ भी हो सकता है। अब कलेक्शन एक इंटरफेस है, इसके अंदर जो आप लिस्ट देख पा रहे हैं ये भी एक इंटरफेस है, और लिस्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर कुछ क्लासेस आती हैं, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक और वेक्टर। ये सारे कुछ कंक्रीट क्लासेस हैं जो कि मेथड्स को इंप्लीमेंट करते हैं, जो इनके पेरेंट के द्वारा आपने इनहेरिट किए हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इंटरफेस के बारे में देखा कि इंटरफेस का आप रेफरेंस तो क्रिएट कर सकते हैं, बट जो भी आप एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन बताएंगे वो एक कंक्रीट क्लास टाइप की होनी चाहिए, ये बात भी समझ में आती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मेथड्स पड़े हैं जो कि सारे के सारे कलेक्शंस में, या जो भी कलेक्शन इंटरफेस के नीचे जितने भी इंटरफेस आप देख पा रहे हैं, जो भी एक्सटेंड कर रहे हैं उसको, उन सब में कॉमन रहने वाले हैं। तो ये हमने एक बार रन करके देख लिया किस प्रकार काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब लिस्ट इंटरफेस की स्पेसिफिकली बात हो रही है, ठीक है, कि लिस्ट इंटरफेस को डिस्कस करते हैं। तो लिस्ट की जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर कुछ और मेथड्स आपके दिए हुए हैं जो कि स्पेसिफिक टू लिस्ट इंटरफेस हैं। इनको भी एक बार हम चाहें तो रन करके देख सकते हैं और थोड़ी और क्लैरिटी हमें मिलती जाएगी कलेक्शन फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग, ठीक है। चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड देख चुके हैं, ऐड ऑल भी देख चुके हैं, रिमूव भी देख चुके हैं, रिमूव ऑल भी देख चुके हैं, क्लियर भी हमने करके देख लिया है, साइज भी हम चेक कर चुके हैं। जो हमें आज जो हमें इसके लिए पढ़ना है, अभी ट्राई करना है, वो ये है गेट मेथड, सेट मेथड और टू एरे एंड कंटेन्स। इनको फटाफट एक बार चेक कर लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इन चारों को फटाफट से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बाकी आइटरेटर भी हम देख चुके हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो गेट और सेट फटाफट पहले देख के आते हैं, गेट और सेट से क्या होता होगा। तो हम यहाँ पर गए, मैंने बोला कि कुछ खास मुश्किल है नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक और लिस्ट क्रिएट कर दी, मैंने बोला लिस्ट 3 कर दिया इसका नाम, ठीक है। और मैंने सिंपल सी बात बोली कि जो लिस्ट 3 है, लिस्ट 3 के अंदर आपने कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दिए। मैंने बोला कि 1 1, ठीक है। अगेन लिस्ट 3 डॉट ऐड 1 2, अगेन लिस्ट 3
डॉट ऐड 14 ऐसे आपने कुछ एलिमेंट इंसर्ट करा लिए, ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब मैंने कहा कि मैं लिस्ट 3 के अंदर गेट करना चाहता हूँ, तो गेट से पता लगा आप कुछ फेच करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप बस इंडेक्स डिफाइन करेंगे कौन सा इंडेक्स आप भेजना चाहते हैं। अगर आपने बोला 0 इंडेक्स, तो 0 इंडेक्स का मतलब क्या है, यानी 11 की बात हो रही है। तो अगर आपने इसको 0 इंडेक्स दे दिया, तो 0 इंडेक्स का क्या मतलब है कि यहाँ पर सबसे पहला जो एलिमेंट आपने दिया है वो आप फेच करना चाहते हो, तो 11 प्रिंट होना चाहिए। क्या 11 प्रिंट हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। लेट से मैंने यहाँ पर इसको 0 की जगह 1 इंडेक्स दिया होता, तो देखो 0 इंडेक्स पे 11 है, 1 इंडेक्स पे 12 प्रेजेंट है, 12 प्रिंट होना चाहिए। क्या 12 प्रिंट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 1 की जगह इसको 2 इंडेक्स दिया होता, तो 0 इंडेक्स पे 11 है, 1 इंडेक्स पे 12 है और 2 इंडेक्स पे 14 है। क्या 14 प्रिंट हो रहा है? चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जी हाँ, 14 भी प्रिंट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे जस्ट आपने देखा कि गेट मेथड किस प्रकार काम कर रहा होता है। ऐसी सेट की बात होती है। तो मैं लिस्ट 3 पे गया और मैंने बोला सेट करना चाहता हूँ, तो आपने ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आप बताएंगे किस इंडेक्स पर क्या वैल्यू सेट करना चाहते हो। जैसे अभी 0 इंडेक्स पर 11 सेट किया हुआ है, मैंने बोला मैं 0 इंडेक्स पर 100 सेट करना चाहता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? चेक कर लेते हैं। तो मैंने बोला बिफोर लिस्ट कैसी थी, तो हमने ऐसा आउट किया और मैंने बोला बिफोर सेट में आपकी लिस्ट कैसी थी। बिफोर सेट में आपने बोला लिस्ट 3 जो थी वो इस प्रकार की थी, और आफ्टर सेट में कैसी है अभी पता लग जाएगा, फ़र्क पूरा समझ लेंगे हम, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला बिफोर प्रिंट करा दो, आफ्टर प्रिंट करा दो। तो बिफोर में आपके पास था 11, 12 और 14, और आफ्टर में आपके पास आना चाहिए 100, 12 और 14। चेक करते हैं, 11, 12, 14 एंड 100, 12, 14, 11, 12, 14 एंड 100, 12, 14। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आपने सेट पे देख लिया। सेट में आप अपना इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे कि इस इंडेक्स पर मैं ये वाली वैल्यू रखना चाहता हूँ, और पुरानी वैल्यू को आप ओवरराइट कर देंगे। गेट में क्या करेंगे, जो भी वैल्यू उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर पड़ी है वो आप फेच करवा के लेके आ रहे हैं। 2 चीज़ें आपने देख ली, ठीक है। अब इसके बाद आपने बोला कि भाई मेरे को तो 2 एरे वाली गेम समझनी है कि 2 एरे से क्या होता है। बहुत सिंपल है। तो जो भी आपका कलेक्शन है उसका जितने भी आपने आइटम स्टोर की हुई है, जैसे यहाँ पर मैंने 100, 12 एंड 14 3 आइटम स्टोर की हुई थी, तो आपके कलेक्शन में किसी भी टाइप की आइटम स्टोर हो सकती है। अगेन इंटीजर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, बूलियन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसको आप एक एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अभी तो एक पर्टिकुलर कलेक्शन है, अभी वो एरे लिस्ट टाइप का हो सकता है, अभी वो स्टैक टाइप का हो सकता है, अभी वो लिस्ट टाइप का हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। आप उसको एक एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इन शॉर्ट हम ये कहना चाहते हैं, अभी जिस भी डेटा स्ट्रक्चर पर या जिस भी कलेक्शन पर आप काम कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो एरे लिस्ट टाइप का हो, ठीक है, ये बात समझ में आती है। पॉसिबिलिटी है कि वो वेक्टर टाइप का हो, ठीक है, ये बात समझ में आती है। पॉसिबिलिटी है कि वो लिंक लिस्ट टाइप का हो, पॉसिबिलिटी है कि वो स्टैक टाइप का हो, ये बात समझ में आती है। मैंने बोला कोई भी कलेक्शन हो, इसमें आपने क्या लगा दिया, 2 एरे लगा दिया, तो अब वो किस टाइप का हो गया, अब वो एरे टाइप का हो गया। बात खत्म, सिंपल, ठीक है, खत्म, बात खत्म कर दी हमने। तो कोई भी कलेक्शन को आपको एरे में कन्वर्ट करना हो तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास लिस्ट 3 है और मैं इसको एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अगेन हम एक बार ना इंप्लीमेंटेशन में जाके भी देखते हैं। तो मैंने क्या किया, कमांड प्रेस किया और विंडोज़ में ऑल्ट प्रेस किया और मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, ब्लू हो गया। इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे इसकी इंप्लीमेंटेशन दिख सकती है कि ठीक है, इस प्रकार से आपने राइट डाउन किया हो। तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला मेथड जो है ऑब्जेक्ट का एरे रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ना एक एरे आएगा, उससे इक्वेट करा दो। बहुत बढ़िया। तो आपने ऑब्जेक्ट के एरे में जो भी यहाँ से आंसर आ रहा है वो इक्वेट करवा लिया। और लेट से मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने एक फॉर ईच लूप चला दिया कि मैंने हर एक ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट है आपके इस एरे के अंदर, तो एरे के ऊपर आपने ट्रैवर्स करते हुए फॉर ईच लूप लगा दिया और आपने क्या बोल दिया कि भाई हर एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा देना। सिंपल, ठीक है। तो पहले जो एक एरे लिस्ट थी जो आपने लाइन नंबर 48 पे क्रिएट की थी, अब वो आपने कन्वर्ट करा ली एक एरे के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आपके सारे नंबर प्रिंट होने चाहिए, 100, 12 एंड 14। क्या प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो 100, 12 एंड 14 तीनों नंबर प्रिंट हो रहे हैं। तो ये भी आपने जस्ट अभी देखा। एंड द लास्ट वन इज, लास्ट मेथड जो हम देखने वाले थे वो था कंटेन्स मेथड। कंटेन्स, ठीक है। अगेन कीबोर्ड पे हाथ सेट नहीं है तो ऐसे थोड़ा बहुत चलता रहेगा, ठीक है। कंटेन्स में आप सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं, आप खुद से इनपुट में एक एलिमेंट देंगे कि क्या मेरे इस कलेक्शन के अंदर, क्या मेरे इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो मैं इनपुट में एलिमेंट दे रहा हूँ प्रेजेंट है कि नहीं है। सिंपल, ट्रू या फॉल्स आंसर आना चाहिए। तो आपने बोला कि क्या लिस्ट 3 के अंदर, क्या लिस्ट 3 के अंदर 100 प्रेजेंट है, यस और नो।
क्या लिस्ट 3 के अंदर 100 प्रेजेंट है? चेक करते हैं। 100, 12 एंड 14, हाँ भैया प्रेजेंट है, तो ट्रू रिटर्न होना चाहिए भाई, तो ट्रू रिटर्न होना चाहिए। चेक करते हैं, चेक करते हैं। अभी तो कीवर्ड पर हाथ बिठाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने पूछा क्या लिस्ट 3 के अंदर 100% है, आंसर आंसर ट्रू। तो क्या ट्रू प्रिंट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मैंने पूछा क्या 1000 प्रेजेंट है, क्या 1000 प्रेजेंट है, या फिर ये 10,009 प्रेजेंट है? नहीं भैया, 3 ही एलिमेंट है, 100, 12 एंड 14। ये 10,009 तो प्रेजेंट नहीं है, तो फॉल्स प्रिंट करके दो मुझे। तो फॉल्स प्रिंट हो रहा है क्या? बहुत बढ़िया, ये भी सही चल रहा है। तो बहुत सारे मेथड्स आपने दोबारा देख लिए जो कि लिस्ट इंटरफेस पर अप्लाई करते हैं। वापस रिवाइज करवाता हूँ। अभी तक आप देख चुके हैं ऐड के बारे में, जो कि कोई स्पेसिफिक इंटीजर या स्पेसिफिक सिंगल एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाहते हैं, ऐड मेथड के द्वारा कर सकते हैं। ऐड ऑल, जिसमें लेट्स से आप एक पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे दूसरे कलेक्शन के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। एक रिमूव, कोई सिंगल एलिमेंट आप रिमूव करना चाहें, इससे कर सकते हैं। रिमूव ऑल, एक एंटायर कलेक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे कलेक्शन में से रिमूव करवाना चाहते हैं, तो वो आप रिमूव ऑल से कर सकते हैं। क्लियर, एंटायर कलेक्शन को एम्प्टी करना चाहते हैं। साइज, कलेक्शन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो देखना चाहते हैं। टू अरे, कलेक्शन को ऑब्जेक्ट एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कंटेन्स, चेक करना चाहते हैं कि क्या आपके कलेक्शन के अंदर कोई स्पेसिफिक आइटम प्रेजेंट है या नहीं है। सेट, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर आप कोई वैल्यू को ओवरराइट करना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं। गेट, आप किसी इंडेक्स, स्पेसिफिक इंडेक्स पर कोई वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहते हैं, फेच करवाना चाहते हैं। आइट्रेटर, अगेन इज अ स्टैंडर्ड वे टू ट्रैवर्स ओवर दैट पर्टिकुलर कलेक्शन। और अगेन गेम सिंपल है, आपको वो स्पेसिफिक क्लास टाइप का आइट्रेटर क्रिएट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, और आप हैज़, नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट वाले फंक्शन का यूज़ करके, मेथड का यूज़ करके आइट्रेट कर सकते हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये बात समझ में आती है, ठीक है। वापस आता हूँ, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है? अगेन इट इज अ सिंपल टूल जिसके द्वारा आप जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं लाइक एरे लिस्ट, वेक्टर, लिंक लिस्ट, टैग्स, क्यूज, उनको रेप्लिकेट कर सकते हैं वाया कोड। ये बात समझ में आती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप साफ साफ यहाँ पे कि सबसे पहले कलेक्शन है, कलेक्शन से एक इंटरफेस है, इससे आपका लिस्ट वाला इंटरफेस एक्सटेंड कर रहा है, और लास्ट में आपका से कंक्रीट क्लास है एरे लिस्ट टाइप की, जो कि लिस्ट वाले इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। तो इस कलेक्शन के अंदर जो आपने मेथड पढ़े थे या लिस्ट के अंदर जो आपने मेथड पढ़े थे वो सारे के सारे एरे लिस्ट के पास प्रेजेंट है, चाहे वो ऐड हो या ऐड ऑल हो या गेट हो या सेट हो, कंटेन्स हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। तो आपने ये समझ लिया एरे लिस्ट किस प्रकार से काम करती है। अब यहाँ पे फिर दोबारा कुछ और मेथड्स आ गए जो कि एरे लिस्ट के अंदर आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि एरे लिस्ट के पास ये सारे के सारे मेथड्स होंगे। देखते हैं कौन कौन से प्रेजेंट है, हमारे पास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। तो साइज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हम एरे लिस्ट का साइज निकालना चाहें हम निकाल भी चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉर्ट हमें पढ़ना है, क्लोन हमें पढ़ना है, कंटेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंश्योर कैपेसिटी हमें पढ़ना है, इज एम्प्टी हमें पढ़ना है, और इंडेक्स ऑफ भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार ये जो हमें पढ़ने हैं, ये हो गया, 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 इनको समझते हैं कैसे काम करता होगा, ठीक है। चलो, सॉर्ट अगेन भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है। आपके एरे के अंदर लेट्स से इंटीजर्स हैं तो आप उनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर वैल्यू वाइज या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करना चाहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सिंपल। या फिर स्ट्रिंग्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, आप लेक्सोग्राफिकली उनको सॉर्ट करना चाहते हैं कि बी से पहले ए आना चाहिए भाई, जेड से पहले वाई आना चाहिए, इस प्रकार से सॉर्ट करना चाहता है। तो ये किस प्रकार से कर सकते हैं, चलो आप देखते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं गया वापस से कोड में और मैंने कहा यार सॉर्टिंग सीखने आया हूँ इस बार में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक और कलेक्शन क्रिएट कर लिया। तो आपको याद है मैंने एक लाइन और यहाँ पे सेव रखी हुई थी, इसको उठा लेता हूँ। तो मैंने इस लाइन को यूज़ कर लिया, चलो ठीक है। और मैंने बोला इस कलेक्शन के अंदर चलो कुछ एलिमेंट ऐड करते हैं। तो कलेक्शन, या फिर मैं इसको एरे लिस्ट ही कर देता हूँ यार, ठीक है। हमने बोला कि एक एरे लिस्ट कर दिया मैंने इसको, या फिर मैं जो पुरानी वाली थी ना यार लिस्ट, सबसे पहले जो क्रिएट की थी उसी को यूज़ कर लेता हूँ, लिस्ट डॉट ऐड 60, ठीक है। इसको एक प्रिंट कर दूँ ताकि देख लो इसका करंट स्टेटस क्या है, कंफ्यूज नहीं होना चाहता बिल्कुल भी। तो आपने यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करवा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सा मैसेज लिख देता हूँ, प्रिंटिंग एंटायर लिस्ट। मैंने कहा था तो मैं थोड़ा सा हाथ टाइट है इस वाले कीबोर्ड पे, नया सा ही है, चलाया नहीं है उतना यार अच्छे से भी, ठीक है। तो आपने एक बार इसे प्रिंट करवा लिया, चेक करते हैं प्रिंट करवा के क्या आ रहा है। 3 एलिमेंट प्रेजेंट है इसके अंदर, 30, 40 एंड 60, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, चेक करते हैं मैं क्या करने आया था, मैं सॉर्ट करने आया था, ठीक है। पर भैया तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, मैंने कहा अरे हाँ ये तो पहले से सॉर्टेड है, चलो इसका नेचर ख़राब करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि 12, और यहाँ मैंने बोल दिया लिस्ट डॉट ऐड 6,
ठीक है, अब सही लग रहा है। अब ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर तो नहीं होगी, ठीक है। तो 30, 40, 12, 6, ठीक है, यहाँ पे देखो इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ डिक्रीज करके कुछ भी रैंडम ऑर्डर के अंदर यहाँ पर वैल्यूज प्रेजेंट है। मैंने बोला मैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में वैल्यूज को अपडेट करना चाहता हूँ, मॉडिफाई करना चाहता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर सॉर्ट करने का बड़ा प्यारा एक गेम है। मैं सॉर्ट कर सकता हूँ एक एरे लिस्ट को या किसी भी कलेक्शन को। मैंने बोला कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, किसको सॉर्ट करना चाहते हो? ये लिस्ट को सॉर्ट करना चाहता हूँ, खत्म। तो आपने कहा मेरे पास ये लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट है 30, 40, 12 एंड 6, इसको मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ। अब एक बार प्रिंट करा के देख लो, अब बिल्कुल सही प्रिंट होनी चाहिए। तो अब मैंने फिर से एक बार प्रिंट करा लिया और फिर से प्रिंट करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा। तो पहले जहाँ पर वैल्यू थी 30, 40, 12 एंड 6, अब आपकी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो गई 60, 12, 30, 40। बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर के क्रम में आपने वैल्यूज़ क्रिएट कर ली है, ठीक है। एक और चीज़ आपने देखी। अब यहाँ पर आपका एक होमवर्क है जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओगे। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसे हम एक टी शर्ट प्रोवाइड करेंगे कोड हेल्प की, ठीक है। तो होमवर्क आपका ये है, हाउ कैन वी सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करोगे यार? एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर का मुझे बताना होमवर्क के अंदर। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, इसे करके लाना। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि सॉर्ट हमने समझ लिया। क्लोन की बात करते हैं। वैसे हम क्लोन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हम ऊप्स के बारे में पढ़ रहे थे या जावा के बारे में पढ़ रहे थे, पर फिर एक बार दोबारा सही, ठीक है। तो गेम बहुत सिंपल है। मेरे पास एक कलेक्शन है, मेरे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, लेट्स से वो एरे लिस्ट टाइप का है, ठीक है, एरे लिस्ट टाइप का है, उसका नाम मैंने लिस्ट रख दिया, ठीक है। तो मैं उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर को क्लोन कर सकता हूँ, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ कॉपी कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि मैं इस पर अगर डॉट क्लोन मेथड लगा दूंगा तो मैं एक नई लिस्ट बना सकता हूँ इस प्रकार से। तो इस नई लिस्ट के अंदर भी एग्जैक्टली सेम यही वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि तुम्हारी इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। अगेन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो गौर करने लायक है वो ये है कि ये वाला जो क्लोन मेथड है ये सिर्फ शैलो कॉपी करता है, ये शैलो कॉपी करता है। तो ध्यान से इसको यूज़ करना है ना, बाद में फंस जाओगे, फ़ायदा नहीं है। तो शैलो कॉपी यूज़ करता है हमेशा। अगर तुम्हें नहीं पता है शैलो कॉपी क्या होता है तो एक आर्टिकल डिटेल पढ़ना होमवर्क के अंदर कि शैलो वर्सेस डीप कॉपी क्या होती है, शैलो कॉपी क्या होती है, डीप कॉपी, और दोनों में फ़र्क क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो हम चाहें तो इस पर क्लोन भी कर सकते हैं। कैसे भैया समझ नहीं आया? चलो करके दिखाता हूँ। तो मैंने बोला कि मैं एक लिस्ट तो ऑलरेडी क्रिएट कर ही चुका हूँ, तो मैंने एक नई लिस्ट क्रिएट करी। मैंने बोला एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, इसका नाम रख दिया मैंने न्यू लिस्ट, और इसको मैंने वैल्यूज़ किसकी दे दी? पुरानी वाली लिस्ट का क्लोन बना दिया। सिंपल सिंपल। क्या गड़बड़ है? चलो देखते हैं क्या गड़बड़ है इसके अंदर। ये कहता है कास्ट एक्सप्रेशन टू दिस 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 दिस, तो वो कह रहा है कि इसको थोड़ी सी कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो एक बार हम लिस्ट देख के आते हैं, लिस्ट किस टाइप की मैंने बनाई थी ऊपर, एग्जैक्टली इसी टाइप की बनाई थी। पर चलो ठीक है, अगर ये कास्टिंग कहता है तो एक बार कास्टिंग कर लेते हैं, आ जाओ। तो इसने बोला एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर न्यू लिस्ट, थोड़ी सी कास्टिंग करनी पड़ेगी अपने को, थोड़ी सी कास्टिंग कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो मैंने ये टाइप कास्ट कर दिया कि भाई जो क्लोन तुम्हारा बन के आ रहा है वो एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर टाइप का बनाना। तो एक नई लिस्ट तैयार हो गई मेरी। अब मैं इस नई लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ। ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैंने अभी तक खुद से नई लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करी है, पर मैंने ये कहा है कि इस पुरानी वाली लिस्ट का क्लोन बन गया। तो अगर पुरानी वाली लिस्ट का क्लोन बन गया जो कि था 6, 12, 30, 40, तो नई लिस्ट के अंदर भी सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी 6, 12, 30, 40 होना ही चाहिए। बढ़िया। तो आपकी नई लिस्ट के अंदर भी सेम वैल्यूज़ आ चुकी है। थोड़ा अच्छे से अगर तुम्हें देखना चाहते हो तो यहाँ पर मैं यहाँ एक मैसेज इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से तुम ऑब्जर्व कर पाओगे कि पुरानी वाली लिस्ट के अंदर भी सेम वैल्यूज़ हैं 6, 12, 30, 40, और तुमने जो क्लोन बनाया है उसके अंदर भी सेम वैल्यूज़ तुम रेप्लिकेट कर पाए हो। एक और चीज़ तुमने नहीं सीख ली, ठीक है। क्लोन करने की बात कर ली हमने। एंश्योर कैपेसिटी, अगेन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत टू एंड फ्रो हो रहा है, एरे का साइज़ बढ़ रहा है घट रहा है, क्योंकि डायनामिक एरे की हम बात कर रहे थे। तो लेट्स से मैंने बोला कि मेरे मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि जो एरे लिस्ट मेरे पास है ना, जो एरे लिस्ट मेरे पास है, मुझे स्टार्टिंग से ही पता है कि इसके अंदर लेट्स से 500 एलिमेंट तो मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे, है ना। अब आप स्क्रैच से शुरू करोगे तो बार बार अपने साइज़ को बढ़ाएगा, फिर भर गया फिर से साइज़ बढ़ाएगा, फिर भर गया फिर से साइज़ बढ़ाएगा, फिर भर गया फिर से साइज़ बढ़ाएगा, तो वहाँ परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होगी। पर मैंने क्या बोला, मुझे शुरू से ही पता है कि मेरी लिस्ट में कम से कम यानी मिनिमम से मिनिमम भी 500 एलिमेंट्स तो प्रेजेंट रहेंगे 500, 5000, 50, 5, जो आपका मन करे।
तो लेट्स से आप शुरू में ही एरे लिस्ट का साइज एक मिनिमम कैपेसिटी पर सेट करना चाहते हैं, आप शुरू से ही एरे लिस्ट का साइज एक मिनिमम कैपेसिटी पर सेट करना चाहते हैं, तो आप इस एंश्योर कैपेसिटी वाले फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आके फटाफट शुरू में ही सेट कर सकते हैं कि लेट्स से मैंने बोला कि न्यू लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है, मैंने बोला न्यू लिस्ट या फिर एक और नई लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, मैंने बोला कि मार्क्स इसका नाम रख लेता हूँ, ठीक है, न्यू एरे लिस्ट। और मैंने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि भाई मार्क्स जो है ना उसमें आप एक मिनिमम कैपेसिटी रख लेना 100 एलिमेंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर अब 100 एलिमेंट की कैपेसिटी हमेशा लेकर चलेगा ही चलेगा, बार बार रीअसाइन नहीं कराएगा। भैया बार बार रीअसाइन कराने में परफॉर्मेंस इंपैक्ट क्यों हो रही है, चलो ये समझाता हूँ कि परफॉर्मेंस इंपैक्ट क्यों हो रही है बार बार रीसाइज करने पर। चलो चेक करते हैं। मैंने बोला कि मैंने तुम्हें सिखाया कि एक एरे होगा, लेट से शुरू में वो सिर्फ 4 डब्बे का है, एरे लिस्ट तुम्हारे पास प्रेजेंट है ये, ठीक है। और लेट से हमने 75% का क्राइटेरिया रखा कि जैसे ही 75% फिल हो जाएगा ये अपने साइज़ को लेट से 1.5 टाइम्स कर लेगा। जनरली यही क्राइटेरिया रहता है कि जैसे ही वो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड रीच होगा कि इतने एलिमेंट फिल हो गए हैं मेरे अंदर, तो वो अपने साइज़ को 1.5 टाइम्स इंक्रीज़ कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 डब्बे थे तो इसने 2 डब्बे और ऐड कर लिए। अब ये देखने में तो बहुत आसान लगता है कि भैया इसने 2 डब्बे और ऐड कर लिए, पर इतना आसान प्रोसेस नहीं है। क्या करता है ये, ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। तो इसने क्या बोला, स्टेप नंबर 1 पे मेरे पास 1 2 3 4 डब्बे थे, 10 20 30 40। अब इसको पता लग गया, सॉरी गाइस 40 तो था ही नहीं, 30 थे, बस 3 थे। अब जैसे ही 75% वाला मार्क या थ्रेशोल्ड रीच हुआ, इसने बोला मुझे बड़ा एरे चाहिए। तो स्टेप नंबर 2 पे इसने 1.5 टाइम्स यानी कि 6 ब्लॉक्स वाला एक नया एरे क्रिएट करवाया। मैंने कहा ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब स्टेप नंबर 3 पे क्या किया, इसने पुरानी वाली वैल्यूज़ को, ओल्ड वैल्यूज़ को नए वाले एरे में कॉपी कर दिया। तो यानी कि अब इस नए वाले एरे में आपके पास 10 है, 20 है, 30 है, और जो इसका रेफरेंस था, जो इसको रेफर कर रहा था, उस रेफरेंस को यहाँ से हटा के इसने यहाँ पे लगवा दिया। तो अगेन मल्टी स्टेप प्रोसेस है। आप यहाँ पर भी मेमोरी आपके पास एलोकेटेड है, यहाँ पर एक नई मेमोरी आप लेकर आ रहे हैं, फिर आप कॉपी करने का काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस इंपैक्ट हो रही है। अगर आप फ्रिक्वेंटली बार बार कंसिस्टेंट बेसिस पर ही करते जा रहे हैं, तो हमने बोला कि इन केस अगर आप मिनिमम कैपेसिटी सेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं यूजिंग दिस एंश्योर कैपेसिटी मेथड। बहुत बढ़िया। अगला मेथड इज एम्प्टी। आप चेक करना चाहते हैं कि क्या मेरा एरे लिस्ट या क्या मेरी कलेक्शन जो है वो एम्प्टी तो नहीं। अगर एम्प्टी होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ पर मुझे पता है कि मेरी जो न्यू लिस्ट है जो मैंने प्रिंट करी है उसमें 4 डब्बे प्रेजेंट है, ठीक है, 4 डब्बे हैं। तो फिर 4 डब्बे हैं तो फिर एम्प्टी तो नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। तो हमने एस आउट किया और हमने बोला कि न्यू लिस्ट डॉट इज एम्प्टी। अब क्योंकि न्यू लिस्ट के अंदर 4 वैल्यूज प्रेजेंट है तो एम्प्टी तो नहीं है, तो आंसर आ गया फॉल्स, ठीक है। अगेन न्यू लिस्ट की जगह मैंने मार्क्स वाले एरे को चेक कर लिया कि भाई मार्क्स वाला जो एरे लिस्ट आपने क्रिएट किया हुआ है ये एम्प्टी है कि नहीं है, इसको हमने एक बार चेक कर लिया और इस केस में आंसर आ गया ट्रू, एम्प्टी है, क्योंकि मैंने अभी तक इसका कोई वैल्यू इंसर्ट ही नहीं करी है। कैपेसिटी मैंने बोल दी कि 100 डब्बे रखना, 100 डब्बे अपने पास रखना, पर उन डब्बों में वैल्यू इंसर्ट नहीं करी है मैंने अभी तक। अब क्योंकि वैल्यू इंसर्ट नहीं करी है मैंने मार्क्स के अंदर अभी तक कोई भी, दैट्स वाई एम्प्टी को ट्रू मार्क कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका एम्प्टी है क्योंकि यहाँ पे आपने कोई वैल्यू इंसर्ट ही नहीं करी है, और ये आपका एम्प्टी नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी इसका भी जस्ट क्लोन बनाया था। क्लोन बनाते हुए 4 एलिमेंट आपने क्लोन किए थे, इसका साइज 4 था, तो साइज 4 होने की वजह से और 4 एलिमेंट होने की वजह से इसने आपको एम्प्टी में फॉल्स प्रोवाइड कर दिया। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आती है। एंड द लास्ट वन इज इंडेक्स ऑफ। तो एक बार ये देखते हैं कि मेरे पास एक एरे है, जैसे मेरे पास ये न्यू लिस्ट वाला एरे लिस्ट है, इसमें 6 है, 12 है, 30 है, 40 है। लेट्स से मैं किसी नंबर का इंडेक्स जानना चाहता हूँ, लेट्स से मैं 40 का इंडेक्स जानना चाहता हूँ एग्जैक्टली, तो 0 1 2 3 आंसर आना चाहिए, पर जानना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने एस आउट कर दिया और मैंने बोला कि मेरे पास जो न्यू लिस्ट है उसमें आपने बोला इंडेक्स ऑफ, आपने बोला 40, मैं 40 का इंडेक्स जानना चाहता हूँ। 40 तो भैया थर्ड इंडेक्स पे है, तो आंसर में 3 आना चाहिए। क्या आंसर में 3 आ रहा है?
बहुत बढ़िया। तो इस इंडेक्स ऑफ मेथड से आप कोई स्पेसिफिक एलिमेंट इंसर्ट करके पूछते हैं एरे लिस्ट से कि भैया इसका इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पर भी आपने कुछ और मेथड सीखे, जहाँ पे आपने सीखा सॉर्ट कैसे कर सकते हैं आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर या लेक्सियोग्राफिकली, क्लोन कैसे कर सकते हैं, मिनिमम कैपेसिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एम्प्टी है या नहीं ये कैसे चेक कर सकते हैं, और इंडेक्स किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या है वो आप यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे मेथड्स आपने अप्लाई करके देखे डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, डिफरेंट कलेक्शंस के ऊपर। वैसे डिफरेंट के ऊपर तो नहीं देखे, अभी सिर्फ लिस्ट के ऊपर देखें, पर चलो ठीक है, बोलने में क्या जा रहा है अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जावा की लिंक लिस्ट। ठीक है, अब लिंक लिस्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले समझते हैं क्या होता है लिंक लिस्ट। तो एरेज जब हमने पढ़े तो एरेज हमें पता था कि एक ऐसी बकेट है जहाँ पर आपका सेम टाइप ऑफ डेटा आप स्टोर करते हैं और वो कॉन्टिन्यूस स्पेस लेता है कि एक डब्बा अगर यहाँ पे 104 एड्रेस पे है तो अगला डब्बा आपका 108 पे होना चाहिए, अगला डब्बा आपका 112 में होना चाहिए, अगला डब्बा आपका 116 में होना चाहिए, अगर इंटीजर आपका 4 बाइट का है तो इस प्रकार से आपका एरे होता था। अब लिंक लिस्ट अगेन कॉन्टिन्यूस मेमोरी वाली यहाँ पर एक लिमिटेशन थी। तो लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट आया कि आप मुझे नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी दो, मैं तब भी बढ़िया सारे डेटा को स्टोर कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो लिंक लिस्ट दिखती कैसे है? लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, ठीक है। तो बहुत सारी नोड्स हैं, उनको स्टोर करके उनको मिलाकर एक लिंक लिस्ट बनती है। अब एक नोड कैसी दिखती है? एक नोड इस प्रकार की नज़र आती है यार। इसमें 3 प्रकार का डेटा आपने स्टोर किया हुआ है। एक तो डेटा जो एक्चुअल वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट नोड का रेफरेंस कि नेक्स्ट नोड कहाँ पर पड़ी है मेमोरी के अंदर, और एक प्रीवियस नोड का रेफरेंस कि प्रीवियस नोड कहाँ पर पड़ी है मेमोरी के अंदर। तो 3 चीज़ें आप एक नोड के अंदर स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जावा के अंदर लिंक लिस्ट होती है वो डबल लिंक लिस्ट होती है, और डबल लिंक लिस्ट की नोड इस प्रकार से होती है। एक नोड के अंदर 3 प्रकार का डेटा आप स्टोर करते हैं। पहला जो एक्चुअल वैल्यू है, इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, जो भी आप स्टोर करना चाहें। अगला आपके नेक्स्ट वाली नोड का रेफरेंस, अगला आपके प्रीवियस वाली नोड का रेफरेंस। तो बेसिकली क्या होता है, ऐसे मल्टीपल नोड्स आपस में मिलकर एक लिंक लिस्ट बना रही होती हैं। कैसे? ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो मैंने बोला कि लेट्स से ये मेरी एक नोड है, 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 ठीक है। तो मैंने बोला इसके अंदर तुम्हारे पास 3 डब्बे हैं, इसके अंदर भी 3 डब्बे हैं, इसके अंदर भी 3 डब्बे हैं, इसके अंदर भी 3 डब्बे हैं। मैंने कहा ठीक है। अब तुमने क्या बोला, लेट्स से यहाँ पे 10 स्टोर किया हुआ है, लेट्स से यहाँ 20 किया हुआ है, लेट्स से यहाँ 30 किया हुआ है, लेट्स से यहाँ 40 किया हुआ है। अब क्योंकि लिंक लिस्ट नॉन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी पर होती है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो नोड है आपकी 104 एड्रेस पे हो, ये लेट्स से 216 पर हो, ये लेट्स से 190 पर हो, लेट्स से ये 1008 पर हो, कहीं पर भी हो सकती है, राइट। ये बात समझ में आती है। तो इसके नेक्स्ट रेफरेंस आपकी ये वाली नोड बना दी आपने, इसकी नेक्स्ट वाली रेफरेंस आपने ये नोड बना दी, और इसकी नेक्स्ट रेफरेंस आपने ये नोड बना दी। इसका प्रीवियस रेफरेंस आपने ये वाली नोड बना दी, इसका प्रीवियस रेफरेंस आपने ये वाली नोड बना दी, इसका प्रीवियस रेफरेंस आपने ये वाली नोड बना दी, और इसका प्रीवियस रेफरेंस कोई भी नोड नहीं है तो नल को मार्क कर दिया, और इसका नेक्स्ट का रेफरेंस कोई भी नहीं है तो नल को मार्क कर दिया। तो इस प्रकार से आपने एक लिंक लिस्ट जस्ट अभी ऑब्जर्व करी, जहाँ पर आपने सीखा कि भाई मेरे पास एक नोड होगी जिसमें 3 प्रकार के डेटा होंगे, एक प्रीवियस का रेफरेंस, एक नेक्स्ट का रेफरेंस, और एक एक्चुअल डेटा। एक नोड होगी, 3 डब्बे होंगे, प्रीवियस का रेफरेंस, नेक्स्ट का रेफरेंस, एक्चुअल डेटा। एक नोड होगी, 3 डब्बे होंगे, प्रीवियस का रेफरेंस, नेक्स्ट का रेफरेंस, एक्चुअल डेटा। तो इन सभी नोड्स को मिलाकर आपकी एक सिंगल लिंक लिस्ट बनती है, जो कि एरे की वो जो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी वाली लिमिटेशन थी उससे आपको बचा लेती है फटाफट। ठीक है, ये बात समझ में हमें आती है। बाकी यही सेम चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई, एक बार आप खुद से पढ़ेंगे और आपको और क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। ठीक है, अब क्रिएशन कैसे करते हैं? मैंने कहा बहुत आसान है क्रिएशन तो कोई भी इशू नहीं है। आप जैसे एरे लिस्ट की क्रिएशन करते थे इस प्रकार से कि भाई मेरे पास ये एक लिस्ट है जो कि लेट्स से इंटीजर टाइप की है, और आप इसके अंदर मार्क करते थे कि ये किसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पर बेस्ड है, ये न्यू एरे लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन पर बेस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे कुछ नहीं, इस एरे लिस्ट को उठा के आप बोल देंगे ये जो लिस्ट है ये लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन पर बेस्ड है, सिंपल। और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। जो ऐड आपने वहाँ सीखा, जो ऐड ऑल सीखा, जो रिमूव सीखा, कंटेन सीखा, साइज सीखा, क्लियर सीखा, वो सारे के सारे मेथड्स यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। नहीं यकीन? चलो करके दिखाता हूँ। तो मैं फटाफट कोड पर गया और मैंने बोला कोड में हमने क्या करा, कोड में लेट्स से मैं आऊँ और लेट्स से मैं इसको अगर लिस्ट मार्क कर दूँ तो क्या कोड चलेगा? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, कहीं पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, और इसको एरर लिस्ट को अगर मैं लिंक लिस्ट मार्क कर दूँ तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार, कोई एरर दिख रहा है? नहीं।
ऐड भी चल रहा है, कोई एरर नहीं है, ठीक है, रिमूव भी चल रहा है, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। और लेट्स से मैं इसको भी लिंक लिस्ट मार्क कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी ऐड चल रहा है, यहाँ पर भी ऐड ऑल चल रहा है, यहाँ पर भी रिमूव ऑल चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है। साइज आप रन कर पा रहे हो सेम तरीके से, बस आपने एरर लिस्ट की जगह लिंक लिस्ट मार्क कर दिया है और आप सारे के सारे सेम मेथड जो आपने अब तक सीखे हैं वो सारे रन कर पा रहे हो, कोई भी इशू नहीं है। आप क्लियर भी कर पा रहे हो, साइज भी चेक कर पा रहे हो, ऐड भी कर पा रहे हो, ऐड ऑल भी कर पा रहे हो, रिमूव ऑल भी कर पा रहे हो, ऊपर रिमूव भी आप कर पाए थे, ठीक है। आइट्रेटर भी आपने जस्ट क्रिएट कर लिया और आइट्रेटर के द्वारा आपने रन करके भी देख लिया अपने डेटा के ऊपर। लेट्स से यहाँ पर ये ऐड, यहाँ पे गेट और सेट आपने सीखा था, इसको चेक करते हैं कि गेट और सेट यहाँ पे चल पाएगा। तो गेट और सेट आपने देखा यार ये भी सही चल रहा है, एक बार रन करके दिखाऊंगा, चिंता नहीं करनी, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं भी कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से सीखेंगे इसको। और इस वाले पार्ट को पूरे को कमेंट कर दूँगा, तो इसको कमेंट कर दिया था इसलिए इशू आ रहा है, नीचे एरर आ रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो बाकी तो ऐसा मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, लिंक लिस्ट मार्क करने के बाद कुछ भी रेड रेड तो नहीं दिख रहा मुझे, बट स्टिल क्लोन यहाँ पे लिंक लिस्ट आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी लिंक लिस्ट आना चाहिए, ठीक है। क्लोन भी आप कर पाए नहीं कर पाए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्या इशू है। तो लिंक लिस्ट इंटीजर यहाँ पे हम कोई इशू फेस कर रहे हैं, इसको बाद में देख लेंगे। और न्यू लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, क्योंकि ऊपर में कमेंट कर दिया दैट्स यहाँ पे इशू आ गया, ठीक है। तो एक बार इन दोनों लाइन को एक बार बस संभाल लेता हूँ, इन्हें एक बार देख लेता हूँ और एक बार रन करता हूँ। ध्यान से ऑब्जर्व करो, कोई भी मेजर कोड चेंज नहीं किया, पर जहाँ पर एक्चुअल एरे लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन थी उसको मैंने लिंक लिस्ट में चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं किया है। ऐड का मेथड एज इट इज़ है, रिमूव का मेथड एज इट इज़ है, ऐड ऑल का मेथड एज इट इज़ है, रिमूव ऑल का मेथड भी यहाँ पर है, साइज का मेथड भी यहाँ पर है, क्लियर का मेथड भी यहाँ पर है, आइट्रेटर भी आपने क्रिएट किया है, हैज़ नेक्स्ट भी आपने अप्लाई किया है, नेक्स्ट भी आपने अप्लाई किया है, आपने गेट करके भी देख लिया, आपने सेट करके भी देख लिया, आपने टू एरे भी अप्लाई कर लिया, कंटेन्स भी अप्लाई कर लिया, और सॉर्ट आपने करके देख लिया है, और इंश्योर कैपेसिटी आपने करके देख ली। तो एक बार सब रन करके देखते हैं चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। चलो तो एक बार ये तो खैर इंश्योर कैपेसिटी आपने एरर लिस्ट क्लिक की है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसको रन किया, क्या मेरे पास कोई एरर आ रहा है? बढ़िया चल रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो वो सारे के सारे जो भी आपने कहानियाँ एरे लिस्ट के अंदर पड़ी, वो सारी कहानियाँ यहाँ पर भी वर्क करती है। यहाँ पर भी आप इंसर्ट कर पा रहे हैं, यहाँ पर भी ऐड ऑल कर पा रहे हैं, यहाँ पर भी रिमूव ऑल कर पा रहे हैं, यहाँ पर भी साइज़ चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पर भी क्लियर करके साइज़ चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पर भी आप एरे बनाकर उस पर फॉर ईच लूप लगा पा रहे हैं, यहाँ पर भी आप एरे को यहाँ पर भी आप लिंक लिस्ट को सॉर्ट करवा पा रहे हैं, आप एम्पटी चेक करवा पा रहे हैं। तो हर चीज़ जो आपने एरे लिस्ट के अंदर सीखी वो सेम यहाँ पर भी चल रही है। भैया यहाँ पे 2-3 लाइन को कमेंट किया, वहाँ पर इशू था, उसे देखना है एक बार क्या इशू था। तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि ये लाइन क्यों नहीं चल रही है भैया, इसमें क्या इशू आ गया। तो लिंक लिस्ट के अंदर से क्लोन करना पॉसिबल नहीं है, तो ये स्पेसिफिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो भी मैंने एरे लिस्ट के अंदर पढ़ी अभी, वो सारी सेम चीज़ें आप रेप्लिकेट कर सकते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, बट हाँ क्लोनिंग इस तरीके से करना पॉसिबल नहीं होगा। आपको अलग से ही एक नई लिंक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी और 1 बाय 1 आप सारे के सारे नोड्स को कॉपी करते चलेंगे, ठीक है। वो एक तरीका, बाकी क्लोन मेथड आपका चलने वाला है नहीं लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। दैट्स वाई हमें इस लाइन में इशू आ रहा था और बस यही है। बाकी इंडेक्स ऑफ की बात कर रहे हैं, एक बार इंडेक्स ऑफ को चला के देख लेते हैं, एक बार चलता है कि नहीं लिंक लिस्ट के ऊपर, तो एक बार ये चेक कर लेते हैं। तो मैंने बोला क्या मेरे पास अभी कोई लिस्ट प्रेजेंट है, आपने बोला हाँ भैया शुरुआत में ये वाली आपने लिस्ट क्रिएट की हुई है, तो इसके ऊपर हम कोई मेथड चला के देख लेते हैं। तो लास्ट लाइन हमारे पास जो ये प्रेजेंट है न्यू लिस्ट, तो मैंने बोला न्यू लिस्ट नहीं बेटा, लिस्ट पे इंडेक्स ऑफ चला के देख लिया। हमने पूछा कि क्या इसमें इंडेक्स ऑफ 40 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। वो करने से पहले मैं चाहूँगा एक बार देख लूँ कि इसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं, उसके बाद समझ में अच्छे से आएगा। तो मैंने एक बार प्रिंट कर लिया, प्रिंटिंग ओरिजिनल लिस्ट, और बच्चे खेल रहे हैं बाहर गाइस, और ये है लिस्ट, ओरिजिनल लिस्ट का नाम था लिस्ट, बढ़िया। तो इसको मैंने एक बार रन करके देखा और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं,
6, 12, 30, 40 और 40 का इंडेक्स क्या है, 40 का इंडेक्स 3 है, बढ़िया चल रहा है। तो सब कुछ पूरा का पूरा कोड बिल्कुल भयंकर चल रहा है, जैसा एग्जैक्टली आपने एरे लिस्ट में यूज़ किया था वही सेम आपका लिंक लिस्ट के अंदर भी चल रहा है। अगेन बस क्लोनिंग वाली एक चीज़ है जो कि लिंक लिस्ट के अंदर आपकी सेम एज इट इज़ वर्क नहीं करने वाली, वहाँ पर आप इशू फेस करेंगे। तो क्लोनिंग नहीं होगी, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, लिंक लिस्ट का समझ में आगे कुछ और मेथड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। कंटेन्स हमने चला के देख लिया, एरे की तरह सेम चल रहा है। क्लियर हमने चला के देख लिया, एरे की तरह बिल्कुल सेम चल रहा है। आइट्रेटर भी हमने चला के देख लिया, एरे की तरह बिल्कुल सेम चल रहा है। इंडेक्स ऑफ भी चला के देख लिया, एरे की तरह बिल्कुल सेम चल रहा है। लास्ट इंडेक्स ऑफ समझ नहीं आ रहा है ये कैसे होगा। मैं कहा बहुत सिंपल है। लेट्स से आपने 10 इंसर्ट करा है, 20 इंसर्ट करा है, 30 इंसर्ट करा है, 40 इंसर्ट करा है, 20 इंसर्ट करा है, 20 इंसर्ट करा है, 30 इंसर्ट करा है, और आपने बोला इस एरे के अंदर ना 20 का लास्ट इंडेक्स बता दे बेटा। तो लास्ट इंडेक्स का मतलब क्या है, जो भी लास्ट अकरेंस है ना उसका इंडेक्स बता। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 की लास्ट अकरेंस कौन सी है, एक ईयर, एक ईयर, एक ईयर, ये वाली लास्ट है, तो आंसर 5 आना चाहिए। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ वाले मेथड से आप लास्ट अकरेंस का इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैं बोलूँ कि इस लिस्ट के अंदर मैंने ऐड कर दिया है 30, ठीक है, और फिर मैं बोलूँ कि लिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है 25, 24 लेट्स से, और फिर मैं बोलूँ कि लिस्ट के अंदर मैंने ऐड कर दिया है 30, और अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं 30 का लास्ट इंडेक्स निकालना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी नीड नहीं है मुझे अभी कोई। तो मैंने बोला कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं लिस्ट में से हम लास्ट इंडेक्स निकाल पाएँ 30 का, ठीक है। चलो, तो हमने इसको कर दिया रन, और मेरी पूरी लिस्ट प्रिंट होगी। देखो ये रही लिस्ट, इसमें 30 कहाँ पे है, ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो सबसे लास्ट 30 कौन सा है, ये वाला है। कौन सा इंडेक्स है ये, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 आंसर आना चाहिए, बढ़िया 6 आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से आपने ये कुछ स्पेसिफिक मेथड जो कि आपके लिंक लिस्ट के लिए हमने यहाँ पे राइट डाउन किए हुए थे, ये भी आपने रन करके देख लिए हैं, ठीक है जी। यहाँ पर कुछ और मेथड है, लिंक लिस्ट एज क्यू, और ये डी क्यू नहीं बोलते, तो डेक बोलते हैं लोग, डबली एंडेड क्यू की बात होती है। तो यहाँ पे उसके भी कुछ मेथड्स आपको दिए हुए हैं। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम क्यूज़ के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। पर लेट्स से अभी यहाँ पे आ ही चुके हैं तो इनको भी एक बार रन करके देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वन बाय वन चलते हैं, 2 मेथड पकड़ते हैं, ऐड फर्स्ट एंड ऐड लास्ट। चलो ठीक है, वापस चलते हैं। मैंने बोला कि अभी के लिए मैं क्या चाहता हूँ, अभी के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि ऐड फर्स्ट एंड ऐड लास्ट यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास लिस्ट कैसी प्रेजेंट है, दिखाओ मुझे एक बार लिस्ट क्या है मेरे पास। तो मैंने बोला कि लिस्ट अपने पास ये रही, इससे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया, और इसको प्रिंट कराते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट प्रिंट करा के मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 6, 12, 30, 40, 30, 24, 30, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो छोटा करना चाहता हूँ इसको, तो छोटा करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि लिस्ट डॉट रिमूव, क्या रिमूव करूँ, 30 रिमूव करना चाहता हूँ लेट्स से। तो इससे क्या होगा, इससे हमने इसको यहाँ से कट कर दिया और हमने इसको यहाँ पे रन कर दिया, और कोई एरर आ रहा है, चेक करते हैं क्या एरर है। लिस्ट के अंदर हमने कुछ रिमूव करने की कोशिश करी है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स देना था इनपुट में, गलती हमने कर दी। हम यहाँ पर लेट्स से 3rd इंडेक्स रिमूव करना चाहते थे, और 3 एलिमेंट रिमूव करना चाहता हूँ मैं, बार 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 बार। और अब देखते हैं क्या बचा है, चेक करते हैं फटाफट। तो 6, 12, 30, 30, ठीक है। एक और, ठीक है। कम ही एलिमेंट चाहता हूँ मैं, ज़्यादा एलिमेंट चाहता नहीं हूँ यार, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 6, 12 एंड 30 3 एलिमेंट बचे हैं मेरे पास। अब देखते हैं, तो अगर यहाँ पे आके मैं कह दूँ कि इस लिस्ट के अंदर आप ऐड फर्स्ट कर दो, ऐड फर्स्ट, शुरू में लेट्स से मैं 101 ऐड करना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है, येस और नो।
लिस्ट डॉट एड फर्स्ट हम कर ही नहीं पा रहे हैं, क्या गड़बड़ है, समझते हैं वापस। तो मैं चाहूँ तो ये सारे के सारे मेथड्स भी, जो ये सारे के सारे मेथड हैं, ये भी आपको रन करके दिखा सकता हूँ लिंक लिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो वैसे क्यू के बारे में और डब्ल्यू एंड क्यू के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ने वाले हैं, बट ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं किस प्रकार चीज़ें काम करती है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर आऊँ और लेट्स से मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँ, मैंने कहा कि एक लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर टाइप मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, एल इसका नाम रख दिया मैंने, इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। तो ये मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये लिस्ट क्रिएट करने के बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पर वो जो मेथड्स आप देख रहे थे कि ऐड नॉर्मल वाला भी कर सकता हूँ, कोई ऐसे इशू नहीं है। तो ऐड करना चाहूँ तो 10 ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और लेट्स से मैं उसको एक बार प्रिंट करवाना चाहूँ कि अभी करंट स्टेटस क्या है लिंक लिस्ट का देखने के लिए, तो प्रिंट करवा के देखता हूँ लिंक लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यहाँ पर 10 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है। एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है, इसका नाम 10 है, इसका नंबर है, इसकी वैल्यू 10 है। अब यहाँ पर मैं और भी मेथड्स जो कि है ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट, लेट्स से मैं पहले 1 डालना चाहता हूँ। तो 10 से पहले आपका 1 या जितने भी एलिमेंट है सबसे पहले आपका 1 इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपका 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑब्जर्व हमने किया, जी हाँ 1 बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। ये बात भी समझ में आ रही है। मैंने बोला कि लेट्स से मैं चाहता हूँ एल डॉट ऐड लास्ट करना 101, तो सबसे एंड में आपका 101 प्रिंट हो जाना चाहिए। क्या 101 प्रिंट हो रहा है? बहुत बढ़िया। तो ऐड फर्स्ट से लेफ्ट मोस्ट डायरेक्शन में आप एलिमेंट इंसर्ट कर पाते हैं, और ऐड लास्ट से आप राइट मोस्ट डायरेक्शन के अंदर एलिमेंट ऐड कर पाते हैं, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास रिमूव फर्स्ट नाम का भी कोई फंक्शन होता ही होगा, है ना। देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो इस रिमूव फर्स्ट से लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट जो कि इस केस में 1 है वो रिमूव हो जाना चाहिए। चेक करते हैं कि वो रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। क्या मैं 1 को लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को रिमूव कर पाया? जी हाँ बिल्कुल कर पाया। ऐसे ही मेरे पास रिमूव लास्ट का मेथड भी होगा पक्का कोई ना कोई। तो रिमूव लास्ट का मेथड ढूंढ लेते हैं फटाफट। रिमूव लास्ट का मेथड भी अवेलेबल है। तो जो भी राइट मोस्ट एलिमेंट इस केस में 101 है उसे ये रिमूव कर देगा। तो इसे भी आप रन करके देख सकते हैं, ठीक है। इसे भी आपने रन किया और ये आपका आंसर 101 को रिमूव कर देगा। बढ़िया, इसने 101 को रिमूव कर दिया। तो ये 4 मेथड आपने जस्ट अभी देखे, और देखते हैं क्या क्या प्रेजेंट है हमारे पास। हमने ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। गेट फर्स्ट और गेट लास्ट करता है कि नाम से मुझे पता लग रहा है साफ साफ कि सबसे पहले एलिमेंट को फेच कर रहा है और सबसे लास्ट एलिमेंट को फेच कर रहा है। तो मैंने एक बार इतने पार्ट को कमेंट कर दिया ताकि मेरे लिस्ट में कुछ एलिमेंट प्रेजेंट तो हों यार। तो लिंक लिस्ट के अंदर मेरे पास 1, 10 और 101 ये 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। मैंने बोला कि मैं गेट फर्स्ट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर जाके बोल दूँ कि एल डॉट गेट फर्स्ट, तो इससे क्या होगा, जो भी लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है इस केस में 1 वो मुझे मिल जाना चाहिए। तो क्या 1 मिल रहा है, येस और नो? हाँ बिल्कुल मिल रहा है। अगर यहीं पर मैं गेट फर्स्ट की तरह लिख देता गेट लास्ट, तो क्या होता, तो जो भी राइट मोस्ट एलिमेंट है मेरे पूरे के पूरे लिंक लिस्ट का यानी 101 वो मुझे मिलना चाहिए। तो क्या 101 प्रिंट हो रहा है, येस और नो? बहुत बढ़िया। तो ये भी आपने ऑब्जर्व कर लिया। बहुत बेसिक फंक्शंस हैं, अगेन कुछ खास मुश्किल चीज़ें हैं नहीं। पीक, पोल एंड ऑफर, ये 3 चीज़ें देखते हैं एक बार, ठीक है। तो पीक वाला जो आपके पास मेथड है ये क्या करता है, जिस भी एलिमेंट से आपके लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है, जिस भी एलिमेंट से आपके लिंक लिस्ट स्टार्ट होता है, जनरली हम एक टर्म यूज करते हैं उसके लिए हेड, उस एलिमेंट को ये रिटर्न करवाता है। तो इस केस में हमारे पास 1 है और 1 के बाद 10 है और 10 के बाद 101 है। तो 1 से आपके लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है तो 1 प्रिंट होना चाहिए। चेक करते हैं कि क्या 1 प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे जाके कह दूँ कि मैं पीक करना चाहता हूँ, तो पीक करते टाइम क्या आंसर आना चाहिए भैया? 1 से लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है तो 1 आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बात समझ में आती है। अगला है पोल। पोल 2 काम करता है, पोल 2 टास्क करता है, ठीक है। ये रिटर्न का काम भी करता है, एक एलिमेंट रिमूव कर देगा, कौन से वाला, जो भी रिटर्न कर देगा, कौन से वाला, जो भी पहला एलिमेंट है उसे रिटर्न कर देगा और उसे रिमूव भी कर देगा। तो ये 1 को रिटर्न भी कर रहा है और लिंक लिस्ट से हटा रहा है। फिर दोबारा अगर पोल करोगे 10 को रिटर्न करेगा, लिंक लिस्ट से भी हटा देगा। दोबारा पोल करोगे 101 को रिटर्न करेगा और लिंक लिस्ट से हटा देगा। 2 काम कर रहा होता है, ठीक है। चेक करते हैं कैसे। अभी लिंक लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट है, 1, 10 एंड 101, 3 एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पर पोल कर देता तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं एक बार लिंक लिस्ट को प्रिंट करूँ। ठीक है, पहले लिंक लिस्ट क्या थी और बाद में क्या हुई। तो मैंने बोला बिफोर क्या था, आफ्टर क्या था,
और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पोलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले लिंक लिस्ट में क्या था, आपने पोल किया तो क्या हुआ और बाद में क्या हुआ पोलिंग के। चलो इसे रन करके देखते हैं। तो लिंक से पहले 110 और 101 था। जैसे ही आपने पोल किया सबसे पहला एलिमेंट कौन था, 1, वो रिटर्न हो गया और आपने उसे प्रिंट करवा दिया। और वो रिमूव भी करना तो वो रिमूव हो गया और लिंक लिस्ट में क्या बचा, सिर्फ 10 और 101 बचा। 2 स्टेप का प्रोसेस होता है पोलिंग का जिसमें आप एलिमेंट को रिटर्न भी करवाते हैं और एलिमेंट को रिमूव भी करवाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे पहले 1 प्रेजेंट था बिफोर वाले केस में और आफ्टर वाले केस में 1 रिमूव हो गया। ये बात समझ में आती है। बसता है लास्ट मेथड आपके पास यहाँ पर, एक बार ये देख लेते हैं। मेथड है ऑफर। ठीक है, तो अगेन जैसे आप शुरुआत में इंसर्ट करना चाहते थे तो आपके पास ऐड फर्स्ट का एक मेथड था। तो ऑफर अगेन कुछ खास नई चीज़ नहीं करता, जो भी ऐड लास्ट करता है सेम चीज़ करता है कि आपके राइट मोस्ट एंड पर एक एलिमेंट को इंसर्ट कर देता है। तो ठीक है, तो आपके लिए ये होमवर्क है। अगेन खुद से रेप्लिकेट आप कर सकते हैं, खुद से एक बार आप करेंगे और देखेंगे आप कि ये कुछ नहीं कर रहा है, बस जो भी आपके लिंक लिस्ट है उसमें सबसे राइट में एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा है। ये बात समझ में आती है। आगे चलते हैं। हमारे पास वेक्टर नाम की भी एक क्लास है। अगेन वेक्टर क्या है, जैसे एरे लिस्ट हमारे पास था, मैंने कहा कि जैसे नॉर्मल स्टैटिक एरे हमारे पास होता है या फिर जो भी फिक्स एरे हम क्रिएट करते हैं वहाँ पे इशू ये आता है कि हमने एक बार साइज डिफाइन कर दिया तो चेंज नहीं कर पा रहे हम रन टाइम पर। ठीक है, पर एरे लिस्ट के अंदर ऐसा होता है कि आप रन टाइम पर उसका साइज ग्रो कर रहा है, आप और एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं उसका साइज और ग्रो करता जा रहा है। ये फायदा आपके एरे लिस्ट का था, दैट्स व्हाई मैं उसे डायनामिक एरे कह रहा था। सेम विद वेक्टर भी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पर तो ये भी एक लिस्ट इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन है जो कि रीसाइजेबल एरे बना रहा है सिमिलर टू एरेलिस्ट क्लास। तो जैसे एरेलिस्ट क्लास आपके पास वो डायनामिक एरेस क्रिएट कर रहा था, रन टाइम पर आपके एरे का साइज इंक्रीज कर रहा है, तो उसी प्रकार से वेक्टर के अंदर भी रन टाइम पर आपके एरे का साइज इंक्रीज कर जाएगा। ये बात समझ में आती है। पर फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वेक्टर जो है, वेक्टर का हर ऑपरेशन सिंक्रोनाइज्ड होता है। हर एक सिंगल ऑपरेशन आपका वेक्टर के केस में सिंक्रोनाइज होता है। अब वैसे तो अच्छा है कि सिंक्रोनाइज्ड है, तो लेट्स से सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम पे 2 व्यक्ति सेम वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं कि एक जगह एक डब्बा है मेमोरी का एक ब्लॉक है जहाँ पर लेट्स से 10 पड़ा हुआ है। अब एक यूज़र t इज इक्वल टू 1.1 सेकेंड पे आया, एग्जैक्टली सेम टाइम पर एक और यूज़र आया, A आया और B आया, और एक यूज़र कह रहा है इसको 15 कर दे, एक यूज़र कह रहा है इसको 500 कर दे। तो अब समझ नहीं आ रहा है किसकी वैल्यू रखूं, और ये तो रेस कंडीशन आ गई कि सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे 2 डिफरेंट या मल्टीपल यूज़र सेम वैल्यू को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पंगा हो गया यार, इंटरेक्ट कर रहे हैं उस वैल्यू से, तो इसे रेस कंडीशन कहते हैं। तो वेक्टर हर ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करता है, सिंक्रोनाइज करने के लिए वो लॉक्स का यूज़ करता है। अब बार बार हर ऑपरेशन में लॉक का यूज़ करने से आपकी परफॉर्मेंस इंपैक्ट होती है, तो उतना एफिशिएंट नहीं होता, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये। ठीक है, तो जब हम वेक्टर की और एरे लिस्ट की बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वेक्टर अगेन सेफ तो है, बहुत बढ़िया चीज़ है, सिंक्रोनाइजेशन तो है, बहुत बढ़िया चीज़ है, बट लेस एफिशिएंट माना जा रहा है बिकॉज आप हर सिंगल ऑपरेशन के ऊपर सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जबकि एरे लिस्ट के अंदर आपके मेथड्स जो होते हैं, हर ऑपरेशन जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे केस के अंदर हमें तो कंकरेंसी की उतनी कुछ खास नीड है नहीं, अभी जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अभी के लिए इस कोर्स के लिए। ठीक है, इस STL फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ, फिर सिर्फ में ज़्यादा उल्टा नहीं समझेंगे। तो आप एरे लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आपको एक स्पेसिफिक केस है जहाँ पर आपको सिंक्रोनाइजेशन की नीड है हर सिंगल ऑपरेशन के अंदर, तो आप वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि हम एरे लिस्ट का यूज़ करें। ये कोर्स जब मैं कहता हूँ, इस कोर्स मतलब ये STL, ये कलेक्शन फ्रेमवर्क की मैं बात कर रहा हूँ कि ये कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ते पढ़ते हम एरे लिस्ट को प्रेफर करने वाले हैं, वेक्टर को प्रेफर नहीं करने वाले हैं। बट स्टिल अब वेक्टर आया है तो मैं चाहूँगा कि इसको क्रिएट कैसे करते हो वो मैं देख पाऊँ। ठीक है, वेक्टर का रेफरेंस बना दिया, वेक्टर का ही आपने इम्प्लीमेंटेशन बना दी, पॉसिबल है। या यहाँ पे मैं लिस्ट का रेफरेंस बनाता और वेक्टर के इम्प्लीमेंटेशन बनाता तब भी चल जाता। यहाँ पे मैं कलेक्शन का रेफरेंस बनाता और वेक्टर के इम्प्लीमेंटेशन बनाता तो भी चल जाता। लेकिन यहाँ पर भी वो सारे के मेथड हैं जो कि आपने लिस्ट के अंदर देखे, जो कि आपने कलेक्शन के अंदर देखे, ऐड करना, ऐड ऑल करना, रिमूव ऑल करना, साइज, इंडेक्स ऑफ, कंटेन्स, इज एम्प्टी, वो सारे के सारे मेथड्स आपको यहाँ पर वेक्टर के अंदर भी मिलने वाले हैं। ये बात मुझे समझ में आती है। ठीक है, देखो ऐड यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ऐड किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पर करना आप चाहते हो यही पॉसिबल है, ये बाकी सब अंदर ही पॉसिबल है, कोई नई चीज़ नहीं है। ऐड ऑल करना चाहते हो, एक दूसरे कंटेनर, दूसरे कलेक्शन के सारे एलिमेंट को इस कलेक्शन में ऐड करना चाहते हो, पॉसिबल है। गेट सेट करना वो तुम्हारे यहाँ पर पॉसिबल है, और रिमूव करना चाहते हो, रिमूव ऑल करना चाहते हो, आइटरेटर बनाना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है, कोई नई चीज़ नहीं है।
अगेन गेट सेट की बात ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, साइज़ की बात भी कर चुके हैं, एरे में कन्वर्ट करना चाहते हो, कंटेंट चेक करना चाहते हो, टू स्ट्रिंग करना चाहते हो, स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है। बट अगेन ये सारा का सारा जो भी मेथड्स यहाँ पर लिस्टेड हैं सारे के सारे हम देख चुके हैं हमारी एरे लिस्ट के अंदर। तो मैं अगेन फिर से तुम एक बार कोड में लेके चलता हूँ और देखते हैं वहाँ पर अगर एरे लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन की जगह अगर मैंने वहाँ पर वेक्टर की इम्प्लीमेंटेशन कर दी होती तो मैं कहता तो कुछ नहीं, नॉर्मल है, कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं। तो मैं यहाँ वेक्टर में चला गया, मैंने बोल दिया कि मैंने वेक्टर की इम्प्लीमेंटेशन बना दी। क्या ऐड करने में कोई इशू आ रहा है? नहीं। क्या रिमूव में कोई इशू आ रहा है? नहीं। क्या यहाँ पर भी चेंज करते रहेंगे साथ साथ। क्या ऐड ऑल में कोई इशू है? नहीं। क्या रिमूव ऑल में कोई इशू है? नहीं। क्या साइज़ निकालने में कोई इशू है? नहीं। क्या क्लियर करते वक्त कोई इशू है? नहीं। आइटरेटर बनाते हुए कोई इशू आ रहा है? नहीं। हैज़ नेक्स्ट करते हुए कोई इशू नहीं है भैया, बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर भी वेक्टर बना देता हूँ, यहाँ मैं अपना गेट और सेट चेक कर लेता हूँ। क्या गेट करते कोई इशू आ रहा है? नहीं। क्या सेट करते कोई इशू आ रहा है? नहीं। सब कुछ सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है, बढ़िया चल रहा है, मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है। तो इस प्रकार से आपने ऑब्जर्व किया सेम जो आप फंक्शंस बाकी सब में रन कर पा रहे थे वही कॉमन फंक्शंस यहाँ पर भी बहुत ही ईजिली आप रन कर पा रहे हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, राइट। यह आपने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। इसे हम कमेंट कर देते हैं, ये मैंने रन नहीं करना चाहता। और मार्क्स के लिए ही आपकी ये लाइन थी, इसे भी कमेंट कर देते हैं, ये भी सही है। और आगे चलते हैं, बाकी तो ऐसा कोई इशू है नहीं, बाकी तो आपने सब कर लिया। बाकी ये वाले जो मेथड से ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट तो लिंक स्पेसिफिक मेथड्स थे सारे के सारे, ठीक है। तो इनको वेक्टर में करूँगा तो यहाँ फट जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाना चाहिए, ठीक है। कि वेक्टर के अंदर देखो एरर आ गया, राइट, कि लिंक लिस्ट बना रहे हो आप, इसको लिस्ट बनाना पड़ेगा, और लिस्ट बनाते हो तो आपका ये मेथड अवेलेबल ही नहीं है। तो ये जो स्पेसिफिक ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट थे ये लिंक लिस्ट स्पेसिफिक मेथड्स थे, दैट्स वाई इशू आ रहा है, ठीक है। दैट्स वाई मुझे यहाँ पर लिंक लिस्ट का रेफरेंस बनाना पड़ा था। तो ये सब मुझे कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें नहीं चलेगा कोड, क्योंकि ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट, रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट, गेट फर्स्ट गेट लास्ट, ये सारे लिंक लिस्ट के मेथड्स थे, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक बार रन करके देख लेते हैं। तो जितने भी मेथड आपने देखे ऐड ऑल, रिमूव ऑल, साइज, क्लियर, शॉर्ट वगैरह, वो सभी आप यहाँ पर भी वेक्टर के केस में भी रन कर पा रहे हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जब मैं कलेक्शंस की बात कर रहा हूँ जो स्पेसिफिकली लिस्ट के अंडर में आ रहे हैं, जैसे कि एरे लिस्ट हो गया, वेक्टर हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, तो इनके मेजॉरिटी मेथड्स हैं कॉमन है, राइट। तो अगेन वो कॉमन क्यों है? क्योंकि भैया वो लिस्ट जो इंटरफेस है उन सब के अंडर ये सारी के सारी कंक्रीट क्लासेस आ रही हैं, एरे लिस्ट, वेक्टर, स्टैक और लिंक लिस्ट। और जो लिस्ट है वो कलेक्शन इंटरफेस के अंडर आ रहा है, तो उन कलेक्शन के जो मेथड्स हैं या लिस्ट के जो मेथड्स हैं वो सभी के अंदर अवेलेबल होंगे ऑब्वियसली, राइट। तो ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। द लास्ट वन इज स्टैक। अब स्टैक कैसे काम करता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने एरे लिस्ट और वेक्टर समझ लिया कि बहुत सिंपल है, आप वैल्यू इंसर्ट करते हैं, आइटम्स इंसर्ट करते हैं एरे लिस्ट के अंदर, वेक्टर के अंदर, ठीक है। और एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होगा कि इतना जैसे थ्रेशोल्ड रीच हो जाएगा, जब भी इतने एलिमेंट्स आ जाएंगे तो अपने साइज को मैं ग्रो कर जाऊंगा। दोनों के अंदर सेम बिहेवियर चल रहा होता है, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। और लिंक लिस्ट की बात करें तो वो भी मैंने देख लिया कि जहाँ पर नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी के अंदर मुझे वैल्यू को स्टोर करना है और बहुत सारी नोट्स आपस में लिंक्ड हैं थ्रू रेफरेंसेज, थ्रू लिंक्स, राइट। तो वो लिंक लिस्ट वाली गेम आपने समझ ली। अब हम बात करने वाले हैं स्टैक के बारे में, ठीक है। अब स्टैक के बारे में बात करने से पहले एक और चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि कलेक्शन के पास, लिस्ट के पास कुछ मेथड्स हैं, राइट। और वही मेथड्स आपका वेक्टर ले रहा है या फिर आपका लिंक लिस्ट ले रहा है या फिर वो एरे लिस्ट ले रहा है। तो दैट्स वाई सभी के पास कुछ कुछ कॉमन मेथड्स हैं, जैसे ऐड हो गया, रिमूव हो गया, साइज हो गया। तो ये सारे के सारे अपने कॉमन मेथड्स लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब स्टैक की बात हो रही है, स्टैक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। अब स्टैक की बात हो रही है, एक बार ये देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि आप शादियों में गए होंगे, राइट। तो हमने शादियों का काउंटर यहाँ पर बना दिया, जहाँ पर शादियों का काउंटर नहीं खाने का काउंटर बना दिया यहाँ पर, ठीक है। टेबल होता जो, तो उस टेबल को प्लेट्स होती हैं बहुत सारी। तो मैंने बोला कि सबसे पहले ये वाली प्लेट रखी गई होगी, उसके ऊपर ये वाली प्लेट रखी गई होगी, उसको ऊपर ये वाली प्लेट रखी गई होगी, उसके ऊपर ये वाली प्लेट रखी गई होगी, उसके ऊपर ये वाली प्लेट होगी, उसके ऊपर ये वाली प्लेट होगी। अब ये वाली से समझ में बड़ा मुश्किल से आएगा, तो मैंने बोला सबसे पहले प्लेट नंबर ए रखी है, फिर प्लेट बी रखी है, फिर प्लेट सी रखी है, फिर प्लेट डी रखी है, फिर प्लेट ई रखी है, फिर प्लेट एफ रखी है, ठीक है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, नंबर 6 है। तो रखने का ऑर्डर क्या है कि पहले ये रखूंगा, फिर 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 ये रखूंगा। बट उठाने का ऑर्डर क्या होता है? जब हम शादी में जाते हैं प्लेट को उठाते हैं तो क्या हम ये नंबर 1 वाली प्लेट उठाते हैं? नहीं, हम तो टॉप से प्लेट उठाते हैं, जो ऊपर सबसे ऊपर प्लेट में दिखती है मैं उसको उठा लेता हूँ, राइट। अब चलाकी मत करना भैया, ऊपर वाली नहीं उठाते, उसके जस्ट नीचे जो होती है दूसरी वाली वो उठाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छे बच्चे बनेंगे, अच्छी शादी में गए हो तुम, यहाँ पे सारी प्लेट साफ है।
तो यहाँ पर सबसे टॉप पे जो प्लेट है वो आपने उठाई है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्लेट आपने सबसे लास्ट में रखी है, जैसे पहले ये रखी, फिर 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 ये रखी, तो जो प्लेट सबसे लास्ट में रखी है वो आप सबसे पहले उठा रहे हो, हाँ या ना? बिल्कुल सही। दैट्स वाई हम कहते हैं स्टैक को कि ये लीफो ऑर्डरिंग फॉलो करता है। लीफो ऑर्डरिंग मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो भी सबसे लास्ट में रखा गया होगा वो सबसे पहले उठेगा। तो भले ही आपने प्लेट 1 पहले रखी, उसके ऊपर 2 रखी, उसके ऊपर 3 रखी, उसके ऊपर 4 रखी, उसके ऊपर 5 रखी, उसके ऊपर 6 रखी, पर उठाने की जब बारी आई तो पहले 6 को उठाया, फिर 5 को उठाया, फिर 4 को उठाया, फिर 3 को उठाया, फिर 2 को उठाया और फिर 1 को उठाया। दिस इज द बिहेवियर ऑफ अ स्टैक, जिसमें एलिमेंट आप एक पर्टिकुलर ऑर्डरिंग के अंदर डालते हैं, पर निकालते टाइम जो सबसे ऊपर दिख रहा होता है, आपको ऊपर से देखते हुए दिख रहा होता है, उसको उठा लेते हैं। दिस इज स्टैक। इसे हम कहते हैं लीफ ऑर्डरिंग, इसे कहते हैं स्टैक। ठीक है, अब इसी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की फंक्शनैलिटी आपके इस कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर अवेलेबल है। और अगेन ये स्टैक भी आपके लिस्ट इंटरफेस को ही इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। अगेन बहुत सारी चीज़ें फिर दोबारा इसमें कॉमन होगी, वही ऐड वगैरह करना, कोई नई चीज़ नहीं है। बट अगेन इससे भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पे स्टैक का रेफरेंस देखो क्रिएट कर रहा हूँ और स्टैक का यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट कर रहा हूँ। तो एक बार फटाफट से स्टैक क्रिएट करने चलते हैं। क्या और कुछ अवेलेबल है मेरे पास? यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं। मैंने कहा ये मेथड्स बाद में देखेंगे, पहले जो मेरे पास कोड है उसके अंदर जाता हूँ और वहाँ पर जाके चेक करता हूँ कि अगर मैंने वहाँ पर गलती से वेक्टर की जगह यहाँ पर स्टैक रख दिया होता तो क्या मैं कोई इशू फेस करता। मैंने कहा कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। ऐड भी बढ़िया चल रहा है, कोई रेड लाइन्स नहीं आ रही। रिमूव भी बढ़िया चल रहा है, कोई रेड लाइन्स नहीं आ रही। यहाँ पर भी स्टैक कर देता हूँ, यहाँ पर देखो भैया ऐड ऑल बढ़िया चल रहा है, कोई रेड लाइन्स नहीं आ रही। रिमूव ऑल भी बढ़िया चल रहा है, कोई रेड लाइन्स नहीं आ रही। साइज़ भी निकाल पा रहे हैं और क्लियर भी कर पा रहे हैं, आइट्रेटर भी क्रिएट कर पा रहे हैं और नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव भी कर पा रहे हैं। मैंने कहा वेरी गुड। एक बार गेट सेट चेक करें स्टैक के अंदर गेट सेट होता है कि नहीं। तो स्टैक के अंदर मैं आ गया, मैं बोला स्टैक में गेट सेट भी हम कर पा रहे हैं, क्या बात है, मज़ा आ गया। ठीक है, और आई थिंक इतना काफ़ी है। तो एक बार हम सॉर्टिंग वाइज भी देख पा रहे हैं चीज़ें, एक बार देखेंगे, सब कुछ रन करके देखूंगा। ठीक है, और बढ़िया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसे एक बार रन करते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इंप्लीमेंटेशन को स्टैक मार्क कर दिया, बाकी मैंने पेरेंट तो लिस्ट मार्क करी रखी, कोई इशू है सच है नहीं। ठीक है, इसको मैंने रन कर दिया, चलो चेक करें, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। एक बार सॉर्टिंग में चेक करना चाहता हूँ सॉर्टिंग चल रही है कि नहीं चल रही। एक बार सॉर्टिंग के लिए एक लाइन में ऐड कर देता हूँ फटाफट से। कहाँ है मेरी सॉर्टिंग यार? तो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया सॉर्टिंग। गाइस कीबोर्ड की गलती है, मेरी गलती नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने एक बार रन कर दिया और अब देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं। तो ये पूरा की पूरी गेम आपके समझ आ रही है। आपके पहले ही कुछ एलिमेंट इंसर्ट किए, बाद में 40 इंसर्ट कर दिया, आपने 10 को रिमूव कर दिया, फिर कोई नया स्टैक आपने क्रिएट किया होगा और उसका आपने ऐड ऑल कर दिया, फिर रिमूव ऑल कर दिया। साइज़ चेक कर रहे हो, साइज़ सही चल रहा है। और सॉर्टिंग देखते हैं कहाँ पे करी हमने, ये रही। पहले एलिमेंट ये थे, आपने सॉर्टिंग कर दी, एलिमेंट सॉर्ट भी हो गए, बहुत बढ़िया, बढ़िया चल रहा है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि मेजॉरिटी ऑफ द कोड या सारे के सारे फंक्शंस ही आपके स्टैक हो, चाहे वेक्टर हो, चाहे एरे लिस्ट हो, चाहे लिंक लिस्ट हो, उन सभी में सही चल रहे हैं, क्योंकि वो आखिर आपके पेरेंट क्लास के मेथड्स हैं जो कि आप ये सभी चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं। ये बात समझ में आती है, इम्प्लीमेंट कर रही हैं। ठीक है, अब स्टैक के अपने खुद के कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं। ठीक है, स्टैक के अपने खुद के कुछ स्पेसिफिक मेथड हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कौन से मेथड हैं ये? कि आप स्टैक में पुश कर सकते हैं। पुश करने का मतलब प्लेट्स हैं बहुत सारी, ऊपर से आपने एक और प्लेट रख दी। स्टैक में पॉप कर सकते हैं कि बहुत सारी प्लेट हैं, सबसे ऊपर वाली प्लेट को आपने उठा लिया। पीक कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं भाई सबसे ऊपर कौन सी प्लेट है, देखने वाला काम। सर्च कर सकते हैं कि स्टैक में अच्छा प्लेट नंबर सी कहाँ है, आपने ढूंढ लिया। एम्प्टी है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं। तो एक बार ये पाँचों के पाँचों फंक्शन रन करके देखेंगे और पता लगेगा फिर स्टैक कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पर गया और मैंने बोला कि यार ये मैंने क्रिएट तो कर ही लिया स्टैक, एक बार मैं फटाफट से पुश करके देखता हूँ। मैंने कहा ठीक है कर लो। तो लिस्ट डॉट पुश, अरे ये तो चल ही नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा? वैल्यू डाली भैया, अरे अभी भी नहीं चल रहा। क्यों भैया? मैंने साफ साफ रिपीट किया अभी कि ये फंक्शन स्टैक स्पेसिफिक हैं, स्टैक के मेथड्स हैं ये। आपने यहाँ पर रेफरेंस किस टाइप का लिया है? आपने रेफरेंस लिस्ट टाइप का लिया है, दैट्स वाई नहीं चल रहे। अब जैसे ही मैं इसको स्टैक टाइप का बना दूंगा, बस खत्म, डन डन।
तो अब यहाँ पर पुश वाला मेथड बढ़िया चल रहा है, कोई भी इशू नहीं। तो इस प्रकार से आपकी चीज़ें चलने वाली हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बढ़िया। तो हम यहाँ पर गए, ये तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। मैं नीचे जाके स्क्रैच से क्रिएट करूँगा, वहाँ पे बात करेंगे अच्छे से। चलो, और इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैं कमेंट कर देता हूँ इसको पूरे के पूरे को। यहाँ पर भी कुछ कुछ है, इसे भी कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हमने कर लिया। तो हम एक स्टैक क्रिएट कर रहे हैं, एक स्टैक हमने क्रिएट कर दिया इंटीजर का, इसका नाम रख दिया st इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक। बढ़िया, ये बात समझ में आती है। और हम इसके ऊपर सारे के सारे मेथड्स अभी अप्लाई करके देखें, ठीक है। जो कॉमन मेथड है वो तो ऑलरेडी अप्लाई करके देख लिया हमने, कोई इशू है नहीं। अब जो इसके स्पेसिफिक मेथड्स हैं वो अप्लाई कर लेते हैं। तो हमने कहा कि st डॉट पुश, तो इससे क्या हुआ, 10 आ गया, वेरी गुड। मैंने क्या प्रिंट करके दिखा दो, तो आपने प्रिंट कर लिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने 2 एलिमेंट और इंसर्ट कर दिए। एक बार मैंने 11 इंसर्ट कर दिया और एक बार 12 इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इसे एक बार रन करके देखता हूँ। इसे एक बार रन करके देखा तो स्टैक में तुम्हारे पास एक बार 10 था, एक बार फिर आपने 11 इंसर्ट कर दिया, फिर आपने 12 इंसर्ट कर दिया। ये बात समझ में आती है, ठीक है। स्टैक में तुमने पुश करना सीख लिया। अब अगर यहाँ पे मैं आऊँ और मैंने बोला कि स्टैक में पुश तो सीख लिया, पॉप करना चाहता हूँ। अब मुझे बताओ, शादी के प्लेट्स कहाँ से उठाते थे भैया? टॉप में से। यहाँ पर टॉप किस तरफ है भैया? 10 है, 10 के ऊपर 11 रखा है, 11 के ऊपर 12 रखा है। तो इसका मतलब क्या है, टॉप मेरा यहाँ पे राइट मोस्ट एंड पे है। तो जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, 12 दिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ से st डॉट पॉप कर दिया तो 12 हट गया, तो क्या बचा, 10 11 बचना चाहिए। क्या 10 11 प्रिंट हो रहा है? बढ़िया। मैंने बोला मैं पीक करना चाहता हूँ। पीक मतलब अगेन टॉप से देख रहा हूँ, तो मैंने एस आउट st डॉट पीक। तो इससे क्या हुआ, मैं टॉप से देख रहा हूँ स्टैक पे सबसे ऊपर क्या पड़ा हुआ है। सबसे ऊपर क्या दिख रहा है मुझे, 11 दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट किया, 11 प्रिंट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ सर्च करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर बोला एस आउट st डॉट सर्च, मैं 12 सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला मैं 12 सर्च कर रहा हूँ, तो क्या मुझे स्टैक के अंदर 12 दिखेगा? लगता तो नहीं है। 10 और 11 प्रेजेंट है स्टैक के अंदर, तो फॉल्स आंसर आना चाहिए। तो आंसर फॉल्स आना चाहिए, -1। अगेन यहाँ पर सर्च वाले मेथड के अंदर आपको -1 दे देता है अगर एलिमेंट जो है वो नहीं मिलता, और अगर एलिमेंट मिल जाता है तो उसका नंबर या 1 बेस्ड इंडेक्स प्रोवाइड कर देता है। जैसे मान लो 11 में सर्च करूँ, देखो 12 तो मुझे नहीं मिला, दैट्स वाई -1 रिटर्न हो गया। जो एलिमेंट नॉट फाउंड होगा उसके लिए -1 आ जाएगा, ठीक है। बट लेट्स से कि मैंने यहाँ पर 12 की जगह 11 सर्च किया होता, तो 11 तो मुझे मिल जाता। अब 11 का मिलता बिल्कुल टॉप पे, तो नंबरिंग करता है कि सबसे पहले मिला तो 1 रिटर्न कर दिया, दूसरे नंबर पर मिला तो 2 रिटर्न कर दिया, लेट से तीसरे नंबर पर मिलता तो 3 रिटर्न करता। तो इस केस के अंदर 11 सर्च करने पर मुझे 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि 11 मुझे टॉप पे पहले नंबर पर मिल गया। 11 टॉप पे पहले नंबर पर मिल गया, मतलब राइट दिशा से आ रहा हूँ, सबसे पहले 11 मिला तो 1 बोल दिया, अगला जो नंबर मिला 2 बोल दिया, ठीक है। तो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से आपका ये स्टैक के ऊपर सर्च काम कर रहा होता है। अब लास्ट मेथड एम्प्टी वाला प्रेजेंट है, तो मैंने चेक किया कि क्या मेरा स्टैक जो है वो एम्प्टी है कि नहीं है। मैं बोला st डॉट एम्प्टी, तो अगेन स्टैक के अंदर 2 एलिमेंट तो पड़े हुए हैं, तो एम्प्टी तो नहीं है, फॉल्स आना चाहिए। तो आपको यहाँ पर फॉल्स प्रिंट हो गया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आपने देखा स्टैक में पुश किस प्रकार कर सकते हैं, पॉप किस प्रकार से कर सकते हैं, सर्च कैसे कर सकते हैं, पीक कैसे कर सकते हैं, और एम्प्टी चेक कैसे कर सकते हैं। बाकी जो कॉमन फंक्शनैलिटीज़ है वो तो आपने देख ली किस प्रकार से रन हो रही है, उसमें तो कुछ ऐड करने की कुछ खास नीड है नहीं। और इस प्रकार से आपने इस क्लास के अंदर आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क का लिस्ट इंटरफेस पूरा का पूरा देख लिया किस प्रकार से काम कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने मेथड, जो कुछ कॉमन मेथड है कलेक्शन फ्रेमवर्क के या कलेक्शन इंटरफेस से कुछ कॉमन मेथड्स आपने यहाँ से ऑब्जर्व कर लिए, सब में ही अवेलेबल होंगे, ठीक है, जो भी कलेक्शन इंटरफेस के अंडर अलाई करते हैं। ये लिस्ट इंटरफेस है, लिस्ट के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर एरे लिस्ट बेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, लिंक लिस्ट बेस को इंप्लीमेंट करना है, स्टैक बेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, वेक्टर बेस को इंप्लीमेंट करना है। तो जो लिस्ट इंटरफेस के कॉमन मेथड होंगे वो भी इन सभी के पास आपको मिलने वाले हैं, वो भी नई चीज़ नहीं है। जैसे यहाँ पर आपने कुछ मेथड देखे लिस्ट इंटरफेस के, ऐड, एड ऑल, गेट, सेट, रिमूवल, दैट्स वाई सबके केस में रन हो रहा था।
जब कोड रन कर रहे थे तो हमने वेक्टर को स्टैक से रिमूव किया, या फिर लिंक लिस्ट को वेक्टर से रिमूव किया, या फिर एरे लिस्ट को लिंक लिस्ट से रिमूव किया। कोड क्यों चल पा रहा था? कोड इसलिए चल पा रहा था क्योंकि ये सारे के सारे मेथड जो भी मैंने यूज़ किए थे, ये उन सभी एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, वेक्टर की पेरेंट क्लास जो कि आपका लिस्ट इंटरफेस है उसके मेथड थे, इसलिए बढ़िया चल पा रहे थे, इसलिए कोई इशू नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इतना था। बाकी लास्ट स्लाइड में आपके लिए एक होमवर्क मैंने रखा है बड़ा प्यारा सा, ये आपको करना है और मुझे बताना है कि ये एरे के बारे में आपको पढ़ के आना है कि एरे W100Q क्या होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टैक के जगह मुझे एरे W100Q क्यों पढ़ना चाहिए, ये आपके लिए होमवर्क है। पढ़ो इसके बारे में, क्या होता है ये, क्यों होता है ये, क्या है किसी को किसी की रिप्लेसमेंट है, क्या स्टैक की जगह मुझे ये यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर मुझे देंगे आप कमेंट सेक्शन के अंदर। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर। आशा करता हूँ कि आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क की प्यारी सी जर्नी का मॉड्यूल 1 समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। मेरी आपसे मित्रों एक ही गुजारिश है, हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो स्टिल 47% पर स्टक हैं, जो कि सिर्फ व्यूअर्स हैं और उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कंटेंट बनाने के लिए। सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो कमेंट करने में बिल्कुल भी ना शर्माएं, लाइक करने में बिल्कुल ना शर्माएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में इस लेक्चर को, इस सीरीज़ को बिल्कुल ना शर्माएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँगा, इसमें मेरा भी बहुत फ़ायदा होगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाऊंगा, इससे आपका भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलेंगे आपसे आपके नेक्स्ट मॉड्यूल ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क में। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट।